स्क्रीन सबको विजिबल है? यस सर। ओके। तो ये विंडोज सर्वर को मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, उसमें आपको सिक्योरिटी पॉलिसी के बारे में बताऊंगा, फिर नेटवर्क सिक्योरिटी के ऊपर आएंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं, तो ये विंडोज सर्वर 2003 है। ऐसे 2018 19 आप कोई भी सर्वर यूज कर सकते हैं। तो उसमें आप सिक्योरिटी सेटिंग्स के अंदर अकाउंट पॉलिसीज होते हैं। तो आपका बीसीएस 6 सेमेस्टर में ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, कॉन्फ़िगर भी करेंगे सर्वर। तो उसमें एक अकाउंट पॉलिसी के अंदर पासवर्ड पॉलिसी होता है। तो पासवर्ड पॉलिसी के अंदर क्या होता है? पासवर्ड कॉम्प्लेक्सिटी रिक्वायरमेंट। देखो, ये पासवर्ड मस्ट मीट कॉम्प्लेक्सिटी रिक्वायरमेंट में एनेबल रखा हूँ। अगर डिजेबल कर देता हूँ तो ये ब्लैंक पासवर्ड भी ले लेगा। तो इसीलिए सिक्योर करने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी यूजर्स अकाउंट को सिक्योर करने के लिए वो कॉम्प्लेक्सिटी होना चाहिए, यानी कि अल्फा न्यूमेरिक में होना चाहिए, मिनिमम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए। तो ये कॉम्प्लेक्सिटी रिक्वायरमेंट होता है। उसके बाद मिनिमम पासवर्ड लेंथ, मैक्सिमम पासवर्ड कितना एज होता है। जैसे कि आप एसबीआई अगर नेट बैंकिंग आप यूज करते हैं, तो हर 180 डेज के बाद में क्या करना होता है, पासवर्ड चेंज करना होता है। तो वो आप लगा सकते हैं, ये सर्वर में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि पासवर्ड कौन सा एन्क्रिप्शन टेक्निक्स यूज करेगा। तो ये पासवर्ड पॉलिसी के अंदर आता है। देन अकाउंट लॉकआउट पॉलिसी। तो लॉकआउट पॉलिसी क्या होता है? बेसिकली जो इनवैलिड अटेम्प्ट कोई यूजर करता है, सपोज मान लो कि कोई हैकर्स आपका यूजर नेम पता लगा लिया, तो अटेम्प्ट करेगा लॉगिन करने के लिए। तो अगर मान लो कि कितने इनवैलिड अटेम्प्ट्स के बाद आपका अकाउंट लॉक हो जाएगा, आप वो थ्रेशोल्ड उसको बोलते हैं, थ्रेशोल्ड लॉकआउट। यानी कि 2 हो सकता है, पहले 2 था, मैं उसको 4 कर सकता हूँ या 3 कर सकता हूँ। जनरली आपका 3 रहता है। यानी कि 3 बार कोई इनवैलिड पासवर्ड अगर प्रेस करता है तो अकाउंट क्या होता है, लॉक हो जाता है। समझ में आ रहा है? यस सर। तो उसमें क्या होता है कि जब आप इनवैलिड अटेम्प्ट करते हैं लॉक हो जाता है, और लॉकिंग ड्यूरेशन होता है, कितने देर तक वो लॉक हो जाएगा। 2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए। जैसे मैं रिसेट अकाउंट आफ्टर 30 मिनट्स, तो उसमें क्या है, 30 मिनट्स के बाद क्या कर सकते हो, आप रिसेट कर सकते हो अकाउंट को। ठीक है। अकाउंट लॉकआउट ड्यूरेशन 365 मिनट्स, 365 मिनट्स के लिए ये लॉकआउट हो जाएगा। उसके बाद एक करवा सिक्योरिटी पॉलिसी होता है, जिसको हम बोलते हैं थर्ड थर्ड पार्टी ऑथेंटिकेशन प्रोसीजर। तो क्लाइंट और सर्वर के बीच में क्या रहता है, करबरोज सिक्योरिटी पॉलिसी, जिसको बोलते हैं एक टिकट ग्रांटिंग सर्वर रहता है, ऑथेंटिकेशन सर्वर जिसको बोलते हैं टीजीटी, टिकट ग्रांटिंग सर्वर। तो उसमें क्या होता है, यूजर जब लॉगिन करने के लिए कोशिश करता है सर्वर में, तो बीच में करबरोज सिक्योरिटी पॉलिसी उसका ऑथेंटिकेशन सारे चेक करता है और एक टिकट ग्रांट करता है। उस टिकट के थ्रू से वो लॉगिन कर सकता है। देन कम्स टू आपका आईपी सिक्योरिटी पॉलिसी। तो आईपी सेक के नाम से ये जाना जाता है, आईपी सिक्योरिटी पॉलिसी। तो आपने कभी सुना है पहले आईपी सिक्योरिटी पॉलिसी? नहीं? नो सर। तो आईपी सेक बेसिकली इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। दिस इज कॉल्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी। So it provides secure network protocol suite that authenticate and encrypts packets of data to provide secure encrypted communication between two computers over the internet। यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल जो होता है, आईपी मींस इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये क्या करता है, इट इज यूज्ड वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, राइट। तो जब आपके पास पब्लिक नेटवर्क में आप जब होते हैं तो ज्यादा थ्रेट्स होता है,
तो पब्लिक नेटवर्क में जो थ्रेड्स होता है उसको अवॉइड करने के लिए हम अपने आप को सिक्योर करना चाहिए अपना नेटवर्क को। जैसे डेटा आपका पब्लिक नेटवर्क में गया, तो पब्लिक नेटवर्क में जाने से क्या होता है कि उसमें हैकर्स आके उसको एक्सेस करने का ज़्यादा चांसेस रहता है, जो कि प्राइवेट नेटवर्क में नहीं है, कम होता है लेकिन कम आज कंपैरिजन टू पब्लिक नेटवर्क। तो हम कैसे अपना नेटवर्क को सेफगार्ड करेंगे आउटसाइड थ्रेट से, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, राइट। तो उसमें आपका क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप सब मोबाइल डिवाइस यूज करते हैं, तो मोबाइल के अंदर आप कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो पहले क्या करते हैं, आप सारे कुछ परमिशन देते हैं, फॉर एग्जांपल फोटो गैलरी, आपका कॉन्टैक्ट्स। तो कोई थर्ड पार्टी टूल्स आप इंस्टॉल कर रहे हैं, एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहे हैं, उसको सारे कुछ परमिशन दे दिए। सपोज फॉर एग्जांपल आपका मोबाइल का पैटर्न लॉक हो गया, या आपका न्यूमेरिक जो भी लॉक है, अगर मैं एक्सेस कर लिया तो मुझे आपका जीमेल वगैरह सब कुछ व्हाट्सएप एक्सेस हो जाएगा। तो आप सोच सकते हो कितना बड़ा थ्रेट है। आप सब लोग मोबाइल यूज करते होंगे जरूर। अगर आपका मोबाइल का पिन मुझे मिल गया तो आपका मोबाइल में जितने भी डेटा है मैं एक्सेस कर सकता हूँ कि नहीं। यस सर। तो सपोज मान लो कि एक ही पिन को मैं ब्रेक किया, आपका जीमेल को भी एक्सेस कर सकता हूँ, यस सर। व्हाट्सएप को भी एक्सेस कर सकता हूँ। तो आपको यस कैसे इसको आप सोचते हैं कि सिक्योर कर सकते हैं आपका मोबाइल को, फिर हम नेटवर्क के ऊपर आ रहे हैं। हम्म? कैसे सिक्योर कर उसमें सकते पासवर्ड हैं। लगा देंगे सर, तो हाँ, पासवर्ड लगा देंगे ना, और जीमेल का एप्लीकेशन, पासवर्ड लगा देंगे किसी की। मेरे बिल्कुल कोई जीमेल मेरा लॉगिन कर, मेरे पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, हम कोई अपने लॉगिन किया, किस डिवाइस में लॉगिन किया, वो डिटेल आ जाता है। फोन बिल्कुल है, किस फोन ने किया, वो सब टोटल डिटेल आ जाता है। बिल्कुल। और आपको क्या करना होगा, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, यानी कि आपका फिंगरप्रिंट से या रेटिना से फेस डिटेक्शन टूल्स आजकल मोबाइल में सब में आ रहा है। तो उसके थ्रू से अगर आप ये करते हो, सिक्योरिटी बायोमेट्रिक सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि और ज़्यादा मोर सिक्योर हो जाता है पैटर्न लॉक पिन से। और टू वे ऑथेंटिकेशन होना चाहिए। जैसे मान लो कि एक पासवर्ड आपका हो गया, एक ओटीपी या टीओटीपी, जो कि अभी एसबीआई अकाउंट जिसका भी होगा, नेट बैंकिंग अगर आप यूज करते होंगे, तो जब आप लॉगिन करते हैं एसबीआई पोर्टल में, नेट बैंकिंग में, पहले तो आपको यूजर नेम पासवर्ड देना होगा। उसके बाद आपको क्या करना होगा, आपको जो ओटीपी मोबाइल में आएगा उसको भी देना होगा, तभी जाके आप लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपके पास अपना मोबाइल नंबर नहीं है, जो जिस नंबर रजिस्टर्ड है अकाउंट में, तो आप नेट बैंकिंग यूज नहीं कर सकते हैं। तो और ज़्यादा सिक्योर हो गया, दैट इज कॉल्ड टू वे ऑथेंटिकेशन पॉलिसी। तो एक ओटीपी था एंड एक टीओटीपी, दोनों में क्या डिफरेंस है, ओटीपी एंड टीओटीपी। टीओटीपी सर क्या होता है? टाइम बेस्ड वन टाइम पासवर्ड। सर वो टाइम, शायद सर सर वो होता है। ओटीपी सर 10 मिनट के लिए वैलिड होता है, कुछ सर टाइम के लिए नहीं वैलिड नहीं होता है। सर, सर उसमें एक टाइम होता है, ठीक है, 30 सेकेंड या 20 सेकेंड होता है, टाइम होता है। उसके उसके अंदर आप किसी में आप लॉगिन कर सकते हो, वो लॉगिन नहीं, फिर रीसेट करना पड़ता है पासवर्ड को। जैसे ये टीओटीपी में बेसिकली क्या होता है, जैसे आपका वो पासवर्ड पिन क्रिएट करता है, तो टाइम इज द वन ऑफ द फैक्टर, यानी कि टाइम को ऐड करके वो मिला के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा के वो जनरेट करता है टीओटीपी पासवर्ड। यस सर, यस सर। तो जैसे कि अभी 929 हो रहा है, अगर आपके पास टीओटीपी का कोई एप्लीकेशन होगा, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन फ्रीली अवेलेबल है, तो उससे क्या करता है, वो टाइम को लेके आपका पासवर्ड बना देता है, सो दैट वो जैसे आपने बताया 30 सेकेंड 60 सेकेंड लेंथ, जो भी आप टाइम सेट करेंगे, तो उसमें क्या होता है, उसके बाद दोबारा पासवर्ड चेंज हो जाएगा, तो वो क्या होगा, ज्यादा सिक्योर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि टाइम स्टेप जिसको बोलते हैं, यानी कि जो पासवर्ड टीओटीपी में जनरेट होगा वो कितना देर तक वैलिड रहेगा, 30 सेकेंड 60 सेकेंड। समझ में आ रहा है। यस सर। सर वो सर सेट करना होता है ना कि कितना सेकंड में सेट करना है, कितना सेकंड में। हाँ, जो आप एप्लीकेशन टीओटीपी का बहुत सारे मिल रहा है, फ्री एप्लीकेशन भी है, मोबाइल में इंस्टॉल करके आप देख सकते हो। यानी कि वेरी शॉर्ट वैलिडिटी पीरियड ऑफ टाइम होता है
ठीक है। वन टाइम पासवर्ड क्या होता है, रैंडमली जनरेटेड होता है और आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आता है। ठीक है। यस सर। टीओटीपी जो होता है टेम्पररी पासकोड होता है, वो एल्गोरिदम के थ्रू से जनरेट करता है और इट यूजेस द करेंट टाइम ऑफ द डे, वन ऑफ इट्स ऑथेंटिकेशन फैक्टर। यानी कि करेंट टाइम को लेके वो ओटीपी जनरेट करता है, वो भी वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। और जो टीओटीपी होता है यानी कि क्लाउड एप्लीकेशन प्रोवाइडर यानी कि क्लाउड सर्विसेज में ये ज्यादातर हम यूज करते हैं टीओटीपी। ठीक है, समझ ओके में आया? ओके, यस सर यस सर। और उसके बाद आपका मोबाइल्स में क्या क्या एप्लीकेशन क्या क्या डेटा यूज कर रहे हैं उसको आप रेगुलर मॉनिटरिंग करना चाहिए। जैसे आपको एनमैप टूल्स बताया था ना, याद आ रहा है? नहीं, एनमैप से क्या होता है? बिल्कुल, वेरी गुड। यानी कि आपका कौन सा पोर्ट ओपन है वो भी देखने के लिए आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको पता नहीं होगा आपका सारे पोर्ट्स ओपन है तो हैकर्स किसी भी पोर्ट के थ्रू से आ सकते हैं। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, उसको सिक्योर करने के लिए हम क्या करते हैं, पोर्ट पासवर्ड लगाते मैपिंग हैं। पासवर्ड भी लगाते हैं और पोर्ट हमें चाहिए जो यूजफुल है, जो जिसको हम यूज करते हैं उसी पोर्ट को केवल ओपन करेंगे, बाकी सब पोर्ट को क्लोज करेंगे। तो आपका मन में क्वेश्चंस आएगा कि पोर्ट को हम कैसे ओपन क्लोज कर सकते हैं। आपने प्रॉक्सी सर्वर का नाम सुना होगा। यस सर। प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है, इट इज ए एप्लीकेशन लेयर गेटवे, यानी कि ये एप्लीकेशन लेयर में काम करता है जो कि आपका साइट रेस्ट्रिक्टेड साइट यानी कि साइट ब्लॉकिंग हो गया, पोर्ट स्कैनिंग हो गया, पोर्ट ब्लॉकिंग हो गया, ठीक है, कंटेंट फिल्टरिंग हो गया। तो कंटेंट फिल्टरिंग एंड साइट रेस्ट्रिक्शन दोनों में क्या डिफरेंस है? कंटेंट फिल्टरिंग एंड साइट रेस्ट्रिक्शन समझ में आ रहा है जो क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ? सर हाँ। नहीं पता है सर। तो उसमें क्या होता है, साइट रेस्ट्रिक्शन। सपोज मान लो कि आपने गूगल याहू या जो भी साइट आप ब्लॉक करना चाहते हैं, तो ब्लॉक लिस्ट में आप उस वेबसाइट का नाम ऐड कर देंगे, आपका नेटवर्क के अंदर वो पर्टिकुलर वेबसाइट चलेगा नहीं। समझ में आ रहा है? दैट इज कॉल्ड साइट रेस्ट्रिक्शन। यस सर यस समझ गया सर। ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या था? कंटेंट फिल्टरिंग। वेरी गुड, कंटेंट फिल्टरिंग। सपोज आप चाहते हो .exe फाइल, एग्जीक्यूटेबल फाइल होता है विंडोज में हम यूज करते हैं कोई भी, .jpg ये जो इमेज फाइल का एक्सटेंशन होता है। तो कंटेंट फिल्टरिंग में आप जो जो एक्सटेंशन दे देते हो कि ये एक्सटेंशन का फाइल मेरा नेटवर्क के अंदर आना नहीं चाहिए, तो फिल्टर करके ही भेजेगा। अगर कोई एक्सेस करना चाहे भी वो उसको अलाउ नहीं करेगा डाउनलोड करने के लिए इंटरनल नेटवर्क में। समझ में आ रहा है? कंटेंट को फिल्टर करके बाहर से आएगा पब्लिक नेटवर्क से। जनरली क्या होता है, जो रैंसमवेयर अटैक होता है या दूसरा अटैक्स होते हैं, ये ईमेल के थ्रू से, एग्जीक्यूटेबल फाइल के थ्रू से हैकर्स भेजते हैं। अगर वो क्या करते हैं, बेसिकली आपको फ्रंट पेज पे कुछ दिखा रहे होंगे और बैकग्राउंड बैकग्राउंड में दूसरा कुछ चल रहा होगा। जैसे कि आपने स्क्रीन सर्वर डाउनलोड किया तो आप तो देख रहे हो स्क्रीन सर्वर है, लेकिन बैकग्राउंड में वो क्या कर रहा होगा, आपका डेटा जो हैकर्स होगा उसको प्रोवाइड कर रहा होगा। तो इसीलिए आप केयरफुल रहना, जब भी कोई मोबाइल में एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो तो उसका टर्म्स कंडीशन और सारे कुछ एक बार रीड कर लेना। जैसे फटाफट नेक्स्ट 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 कर देते हैं हम लोग सबको अलाउ करके, ऐसे नहीं करना। अगर आपका मोबाइल में कोई भी एप्लीकेशन मोर देन 3 मंथ्स हो गया यूज नहीं हो रहा है, उसको रिमूव कर देना। ठीक है, हमेशा चेक करते रहना सो दैट आप अपना मोबाइल फोन को भी सिक्योर कर सकते हैं। व्हाट्सएप में भी आप पासवर्ड लगा सकते हो, आप जीमेल में भी लगा सकते हो, और आप बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन यूज कर सकते हो मोबाइल में सिक्योर करने के लिए। ऐसे जब नेटवर्क को हम सिक्योर करते हैं, मैं आपको बताया प्रॉक्सी सर्वर आप लगा सकते हो जो कि एप्लीकेशन लेवल गेटवे जिसको बोलते हैं। तो एप्लीकेशन लेयर में वो क्या करेगा, जब डेटा आएगा आपका कंटेंट फिल्टरिंग कर सकता है, साइट रेस्ट्रिक्शन कर सकता है। कैसे ओनली प्रॉक्सी जो होता है वो फास्टर प्रोवाइड करता है, कैसे में जो भी उसका साइट्स होता है, रिपीटेड साइट्स जो भी रिक्वेस्ट करते हैं अपने कैसे से प्रोवाइड कर देता है, सो दैट आपका
बैंडविड्थ का जो इंटरनेट का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो जाता है। ठीक है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो network security basically is a set of rules and configuration designed to protect the integrity, confidentiality and accessibility of computer networks। इंटीग्रिटी क्या होता है? फॉर एग्जांपल हमने, आपको याद होगा, सीआरसी के बारे में डिस्कस किया था, कैलकुलेट भी किया था एक्सोर गेट का फॉर्मूला। तो सीआरसी में क्या होता है? इट चेक्स द डेटा इंटीग्रिटी। सपोज मैं जितना अमाउंट ऑफ डेटा आपको भेज रहा हूँ, आपको एग्जैक्टली उतना अमाउंट ऑफ डेटा मिलना चाहिए। तो उसमें क्या होता है? पैरिटी बिट डाटा पैकेट के अंदर हम रख देते हैं चेकसम डिजिट, जो कि रिसीविंग एंड पे पहुंचने के बाद चेक करता है। सपोज मैं 10 MB का फाइल आपको भेजा, आपके पास 10 MB का पहुंचना चाहिए। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स अवेलेबल है। उसमें से जो पॉपुलर टेक्निक है सीआरसी, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। तो इट्स चेक्स द डेटा इंटीग्रिटी। देन कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होता है? आप देखे होंगे कोई अवार्ड लिस्ट जैसे हम भेजते हैं इग्नू में, तो उसमें लिखते हैं कॉन्फिडेंशियल, यानी कि जो इंटेंडेंट पर्सन है, जिसके लिए वो डेटा है, इंफॉर्मेशन है, उसी को हैंड ओवर होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड कॉन्फिडेंशियलिटी। अगर मान लो कि आप जो रिसीवर का नाम दे के आप भेज रहे हो, आप सेंडर हो, अगर वो रिसीवर के पास नहीं पहुंच के दूसरे किसी के पास पहुंच गया तो गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना। देन एक्सेसिबिलिटी ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड डेटा यूजिंग बोथ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर टेक्नोलॉजी। एक्सेसिबिलिटी इन द सेंस, जनरली क्या होता है, जब हैकर्स हैक करना चाहते हैं, वो डॉस अटैक करते हैं, डिनाइल ऑफ सर्विस। तो डिनाइल ऑफ सर्विस में क्या होता है? हैकर्स जनरली अनवांटेड डेटा नेटवर्क के अंदर भेज देते हैं, सो दैट नेटवर्क का जो ट्रैफिक होता है वो कंजक्शन हो जाता है। तो उसका फायदा लेके वो हैकर्स क्या करता है? डेटा आपका नेटवर्क से उड़ा के ले जाते हैं, चोरी कर लेते हैं। ठीक है, समझ में आया कुछ ना कुछ नहीं आया? Yes, sir. नेटवर्क आया, समझ में आ रहा है? राइट। यस सर। देन द नेटवर्क सिक्योरिटी टिपिकली कंसिस्ट ऑफ 3 डिफरेंट कंट्रोल्स। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना, सो दैट आप भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ग्रेजुअली जब जरूरत होगा। फर्स्ट वन इज फिजिकल नेटवर्क सिक्योरिटी। तो फिजिकल नेटवर्क, देन सेकेंड वन टेक्निकल नेटवर्क सिक्योरिटी, देन थर्ड वन एडमिनिस्ट्रेटिव। तो जैसे इसका नाम फिजिकल है, फिजिकल मीन्स आप सर्वर रूम में लॉक करके रखिए। लॉकेबल हार्ड डिस्क भी आजकल आता है। जैसे कि आपको जिस टाइम काम करना है, जैसे कि आपका बहुत सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, तो आप उसको पेन ड्राइव में रख सकते हो। जब काम करना है, पेन ड्राइव लगाया, काम किए, फिर पेन ड्राइव में सेव किए, फिर पेन ड्राइव हटा दिए, तो वो सिक्योर हो गया कि नहीं ज्यादा? अगर मान लो कि आप कहीं पब्लिक प्लेस में जाके काम कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो अगर जैसे साइबर कैफे में काम कर रहे हो बाहर जाके, तो आप अपना पेन ड्राइव में डेटा रखना ज्यादा सिक्योर होगा। अगर कुछ मटेरियल डाउनलोड भी करते हो, पेन ड्राइव में सेव करना चाहिए पाथ दे के, ना कि या जो आपका एक्सटर्नल हार्ड डिस्क यूज कर सकते हो। समझ में आ रहा है? और Yes, sir. फिजिकल लॉक एंड की लगा के रखना। सर्वर रूम में रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस होना चाहिए, हम सिक्योरिटी गार्ड लगा देते हैं, राइट? उसके बाद रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस होता है, जो सर्वर रूम होता है सबको अलाउ नहीं होता है। पेन ड्राइव, मोबाइल फोन, वो सब कुछ भी अलाउ नहीं होता है। तो उस तरीके से आप फिजिकल सिक्योरिटी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो physically security controls are designed to prevent unauthorized personnel from gaining physical access to the network components such as routers, ठीक है, cabling, cupboards, so on। तो इसमें कंट्रोल एक्सेस में आपका लॉक्स हो गया, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, बायोमेट्रिक में अगर फिंगरप्रिंट जिसका रजिस्टर होगा वो जा सकता है, नहीं तो कार्ड सिस्टम भी है। तो उस तरीके से आप फिजिकल सिक्योरिटी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो फिजिकल सिक्योरिटी आप सबको समझ में आ गया? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Then comes to technical network security. टेक्निकल सिक्योरिटी क्या होता है? इट कंट्रोल्स प्रोटेक्ट डेटा दैट इज स्टोर इन द नेटवर्क और व्हिच
इज इन ट्रांजिट अक्रॉस। इट मीन्स जब ट्रांजिट में होता है, ट्रांजिट मीन्स एक जगह से दूसरे जगह जब जाता है, दैट इज कॉल्ड ट्रांजिट। तो उसके टू फोल्ड ऑथेंटिकेशन होना चाहिए, जैसे कि मैं आपको बताया। जैसे आपका क्या होता है, HTTP और HTTPS दोनों में क्या डिफरेंस है? HTTP एंड HTTPS, एनी आइडिया? वेरी गुड। यानी कि SSL मीन्स जो HTTPS है उसको हम SSL सर्टिफिकेट बोलते हैं। तो उससे क्या होता है, SSL सर्टिफिकेट से सिक्योर सॉकेट लेयर जो होता है, तो वो जो भी डेटा पब्लिक नेटवर्क में भेजेगा तो उसको एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में भेजेगा। जैसे कि मैं आपको PPT शेयर कर रहा हूँ, आप सब लोग पढ़ सकते हो, राइट? अगर उसको मैं कोडेड फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दूं तो आपको कोड ही दिखेगा, प्लेन टेक्स्ट नहीं दिखेगा। तो उससे क्या होता है, बीच में जो एनक्रिप्टेड सर्वर होता है, तो पब्लिक का जो भी आपका प्राइवेट डेटा पब्लिक नेटवर्क में जाता है वो कोडेड फॉर्मेट में जाता है। जैसे कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ, कोई भी बैंकिंग साइट में आप जाते हो, HTTPS होना चाहिए। अगर HTTP है तो अपना पर्सनल डिटेल्स या यूजर नेम पासवर्ड उसमें नहीं डालना, नहीं तो आपका डेटा चोरी होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। आपका इंफॉर्मेशन अगर चला गया तो हैकर्स कभी भी क्या कर सकता है, उसको मिसयूटिलाइज कर सकता है। तो उससे हमें कैसे अपना नेटवर्क को सेफगार्ड करें, तो इसीलिए हम TOTP या टू फोल्ड ऑथेंटिकेशन जिसको बोलते हैं, जब HTTPS यूज कर सकते हो, तो उस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आपका डेटा को सिक्योर कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव सिक्योरिटी कंट्रोल जो होता है कंसिस्ट ऑफ सिक्योरिटी पॉलिसी एंड प्रोसेसेस दैट control user behavior including how users are authenticated and their level of access। तो IT स्टाफ मेंबर्स क्या करते हैं, आपका एक ग्रुप पॉलिसी है एडमिनिस्ट्रेटिव नेटवर्क सिक्योरिटी जिसको बोलते हैं, तो आप क्या क्या अलाउ करना चाहते हो, क्या क्या नहीं करना चाहते हो, उसको आप डिसाइड करेंगे। अभी इसमें एक ग्रुप पॉलिसी करके देखते हैं, विंडोज सर्वर में ये होता है, सर्वर वर्जन में। तो इसमें आप देख सकते हो, स्टार्ट में जाके इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स, इसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट। ठीक है, मेरिट नाम से एक ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट बना हुआ है, तो उसको डेलीगेट कंट्रोल करता हूं, तो आपको समझ में आएगा कुछ। ठीक है, एक ग्रुप कुछ लिख लेता हूं, मेरिट। ये आप दिखाई दे रहा है, क्या क्या ऑप्शन, क्रिएट डिलीट मैनेज यूजर अकाउंट, ये परमिशन देना चाहते हो कि नहीं। ठीक है, रीसेट पासवर्ड ये कर सकता है कि नहीं, मैनेज ग्रुप पॉलिसी लिंक्स ये कर सकता है कि नहीं। जो जो आप टिक लगाएंगे उसको वही वही चीज मिलेगा। समझ में आ रहा है? इसका मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस आप क्या क्या देना चाहते हो उस ग्रुप को या यूजर को, सो दैट यूजर वो पर्टिकुलर काम कर सके, उसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकता है। समझ में आ रहा है? जो जो आप परमिशन देंगे वही केवल एक्सेस कर सकता है। ठीक है, इसमें आपका ग्रुप पॉलिसी भी होता है। ठीक है, तो उसमें पॉलिसी आप डिफाइन कर सकते हो, जैसे कि आप कोई ग्रुप को, ये हम देख सकते हैं प्रॉपर्टीज में जाके, ग्रुप पॉलिसी में जाके एडिट इसमें कर सकते हैं। ये देखो, ग्रुप पॉलिसी के अंदर सारे ऑथेंटिकेशन, यानी कि डेस्कटॉप में क्या क्या कर सकता है, क्या क्या नहीं कर सकता है, इसमें दिख रहा है। रिमूव माई डॉक्यूमेंट आइकन ऑन द डेस्कटॉप, अगर आप रिमूव कर देते हैं तो किसी का डेस्कटॉप में क्या नहीं दिखेगा, माई कंप्यूटर फोल्डर ही नहीं दिखेगा। माई कंप्यूटर भी हटा सकते हो। अगर माई कंप्यूटर हटा दिए, सारे आइकन्स हटा दिए, अगर उनको खाली एक्सेल का परमिशन दिए, यूजर ओनली एक्सेल में काम कर सकता है, चाहे सिस्टम होगा लेकिन उसको कोई परमिशन नहीं मिला होगा। समझ में कुछ आ रहा है? BCS6 में आपका डिटेल्स में ये डिस्कस होगा, पढ़ेंगे, खुद कॉन्फ़िगर करेंगे। आपका आइडिया के लिए अभी बता रहा हूँ। तो उसमें क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव
रेस्ट्रिक्शन आप लगा सकते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव रेस्ट्रिक्शन का मीन्स क्या होता है, नेटवर्क का हो गया, जैसे नेटवर्क में क्या क्या कर सकता है। नेटवर्क कनेक्शन के अंदर इतने सारे चीजें, प्रोहिबिट टीसीपी आईपी एडवांस कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि टीसीपी आईपी एडवांस कॉन्फ़िगरेशन अगर नहीं कर सकता है तो एनेबल कर देना। तो जो यूजर आपका सिस्टम यूज करेगा वो आपका आईपी कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये सारे क्या है, रेस्ट्रिक्शन है। जो जो आप एनेबल करेंगे तो यूजर्स के ऊपर वही रेस्ट्रिक्शन लग जाएगा। अगर यूजर को आप रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल इसको बोला जाता है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल कौन करता है, जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर होता है। जैसे आपका बीसीए कंप्लीट होने के बाद आप सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन लाइन में भी जा सकते हो, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। तो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी वो डिफाइन करता है, सो दैट जिस यूजर को जो ऑथेंटिकेशन मिला है, यानी कि जो जो परमिशन मिला हुआ है, उस केवल वही चीज एक्सेस कर सकता है, उसका अलावा और कुछ नहीं कर सकता है सिस्टम में। समझ में आ रहा है? एनी डाउट्स एनीबडी? किसी को कुछ डाउट्स है तो आप पूछ सकते हो जो मैं बताया अभी, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सर ये डिफरेंट यूजर्स के लिए भी कर सकते हैं ना, कि इस यूजर को ये परमिशन मिला और दूसरे को ये परमिशन मिला। हाँ, एक मिनट बता रहा हूँ। यूजर्स के लिए भी आप कर सकते हैं, लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मान लो कि मल्टीनेशनल कंपनी है, मोर देन 5000 यूजर है, तो यूजर्स का एक एक ग्रुप बनाया जाता है। सपोज आपका बीसीए फोर्थ का एक ग्रुप बनाया, फिफ्थ का एक ग्रुप बनाया, तो बीसीए फिफ्थ सेमिस्टर को जो जो चीज एक्सेस देना चाहिए मैं उसको अलग से दूंगा, फोर्थ को जो चाहिए उनको अलग से दूंगा। तो इसको बेसिकली ग्रुप पॉलिसी बोलते हैं। तो ग्रुप पॉलिसी में आप लगा सकते हैं, अगर इंडिविजुअल चाहते हैं इंडिविजुअल भी लगा सकते हैं, लेकिन डिफरेंट ग्रुप्स आप बना सकते हैं। रेस्ट्रिक्टेड ग्रुप हो गया, लिमिटेड यूजर हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप्स हो गया, ठीक है, सिक्योरिटी ग्रुप्स हो गया, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स आप बना सकते हैं। उसके बाद आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्या क्या आप प्रोवाइड करना चाहते हैं, क्या क्या नहीं करना चाहते हैं। ओके सर। तो यूजर्स बनाना आसान है, यूजर्स कॉन्फ़िगरेशन के अंदर सारे कुछ होता है। तो इसमें आप जैसे राइट क्लिक करके यूजर्स बना सकते हैं। ये बेसिकली एक डीएनएस सर्वर है, ठीक है, डोमेन नेम सर्वर या सिस्टम जो आप पढ़ते हो, जो कि नेम टू आईपी, आईपी टू नेम उसका मेन काम होता है। फॉरवर्ड लुकअप जोन और रिवर्स लुकअप जोन। तो फॉरवर्डर का काम है नेम टू आईपी, जैसे हम पिंग लिख के google.com लिखते हैं तो गूगल का आईपी एड्रेस आ जाता है, तो ये फॉरवर्ड लुकअप जोन बोला जाता है। एंड रिवर्स लुकअप जोन ऑपोजिट आईपी टू नेम में। तो ये नेमिंग जो डीएनएस सर्वर यूज होता है नेमिंग कन्वर्सन के लिए, तो आपको पता है आप नाम से जल्दी याद रख सकते हो। जैसे कि आप सबका एनरोलमेंट नंबर मुझे पूछा जाएगा, मैं याद रखना मेरे लिए मुश्किल होगा, बट आपका नाम से आपको याद रखना मुझे आसान होगा। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए हम डीएनएस यूज करते हैं। तो डीएनएस आप लगा के, डोमेन सिक्योरिटी कंट्रोल है, सिक्योरिटी पॉलिसी है, तो उससे आप क्या कर सकते हो, आपका नेटवर्क को सिक्योर रख सकते हो, सिस्टम को भी सिक्योर रख सकते हो। समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, और किसी को कुछ डाउट्स है? हम्म? अगर कोई पूछता है व्हाट इज नेटवर्क सिक्योरिटी, तो आपका आंसर होना चाहिए, इट इज a set of rules and configuration designed to protect the integrity, confidentiality, and accessibility of computer networks and data using both software and hardware technologies। ऐसे आप बोल सकते हो, ठीक है। तो पॉलिसी प्रोसीजर होता है, तो बेस्ट प्रैक्टिस आपको अडॉप्ट करना चाहिए। अगर बेस्ट प्रैक्टिस आप अडॉप्ट नहीं करते हो, बेस्ट प्रैक्टिस जो होता है, तो आप सिक्योरिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। आपको लूप होल्स कहाँ कहाँ पे है आपको पता होना चाहिए, कौन सा पोर्ट ओपन है, कौन सा क्लोज है, ठीक है। और नेटवर्क ट्रैफिक का मॉनिटरिंग करना, तो आप
आपको मैं बताया था एक आईपी फायर, तो उससे आप क्या कर सकते हो, इंट्यूशन डिटेक्शन सिस्टम होता है, ठीक है। और इसमें आप ये आईपी फायर आपको मैं बताया था, आईपी फायर करके, इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए आपके पास 2 लैन कार्ड होना चाहिए उसी सिस्टम में। तो ये ओपन सोर्स है, तो ये क्या करता है, नेटवर्क को आपका सिक्योर कर सकता है, ठीक है। तो फेयरवेल सिस्टम के अंदर इंट्यूशन डिटेक्शन सिस्टम होता है, ट्रैफिक मॉनिटरिंग होता है। तो अगर आप नेटवर्क ट्रैफिक को मॉनिटर करते हो, एनालाइज करते हो, अगर कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी आपको पता लगता है, उसको डिटेक्ट करके फिर उसके ऊपर रिसर्च करते हो, किसने आया था, कब आया था, क्या क्या नेटवर्क रिसोर्सेस एक्सेस किया। क्योंकि अगर आपका नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को कोई एक्सेस कर लेता है, तो सारे डेटा क्या कर सकता है, कॉपी करके ले सकता है। तो इसीलिए आपका नेटवर्क सेफगार्ड करना जरूरी है, और आप उसके लिए प्रॉक्सी सर्वर इंप्लीमेंट कर सकते हैं या आईपी फायर। उसके अलावा नेटवर्क लेयर डिवाइस सच एज राउटर में भी स्टैटिक फिल्टरिंग आप लगा सकते हैं। और उसके साथ साथ आजकल हार्डवेयर फेयरवेल के अंदर बहुत सारे डिवाइसेस आते हैं, जैसे सोनिक व्यू हो गया, सिस्को का फेयरवेल हो गया, जूनिपर हो गया, फुटीगेट हो गया। ऐसे बहुत सारे कंपनी हैं जो कि फेयरवेल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, सो दैट आप अगर आपका नेटवर्क का एंड पॉइंट में उसको इंस्टॉल कर देते हैं, जो भी आपका डेटा बाहर आउटसाइड नेटवर्क को जाएगा, सारे के सारे एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में जाएगा। समझ में आ रहा है? एनी डाउट्स? नहीं? अच्छा, आपको मैं विंडोज कमांड लास्ट क्लास में बोला था प्रैक्टिस करने के लिए, पीपीटी भी शेयर किया था, आप लोग ने प्रैक्टिस किया? विंडोज कमांड करके एक दिया था ना पीपीटी, पढ़ाया भी था? नहीं? प्रैक्टिस नहीं करने से, देखिए बीसीए क्या होता है, आपका टेक्निकल नॉलेज के लिए बीसीए आप कर रहे हैं। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, तो आपको नॉलेज गेन नहीं होगा। थ्योरी तो ऐसे पढ़ के हो जाता है, लेकिन जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, उतना नॉलेज बढ़ेगा। जितना आप कमांड प्रैक्टिस करोगे, उतना कमांड आपको याद रहेगा। नहीं तो आप बीए करते, बीसीए इसलिए किए कि ये टेक्निकल कोर्स है और आपको प्रैक्टिकल करना है। अगर प्रैक्टिस नहीं करते हो तो आप सब भूल जाओगे फिर। तो इसलिए जब भी आपको टाइम मिलता है, लाइनक्स का कमांड हो गया, नेटवर्क का कमांड्स हो गया, क्योंकि लाइनक्स का कमांड आपका बीसीए फिफ्थ में भी है, सिक्स्थ में भी है, जिसमें हम आप तो नेक्स्ट सेमिस्टर में सॉकेट प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे। उसके बाद सिक्स्थ में आपका लाइनक्स सारे कॉन्फ़िगरेशन सर्वर, डिफरेंट डिफरेंट सर्वर जब कॉन्फ़िगर करेंगे, लाइनक्स का कमांड चाहिए। तो इसीलिए जो बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर में आपका लाइनक्स कमांड था, और बीसीए फिफ्थ का बुकलेट में भी दिया हुआ है। तो अभी बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर का बुक्स जिनके पास भी है, लाइनक्स टर्मिनल ओपन करके अच्छी तरीके से लाइनक्स कमांड प्रैक्टिस कर लेना और याद रखना। तो ये इम्पोर्टेंट है, राइट। तो विंडोज कमांड के अंदर में जो जो आपको बताया था, किसी कोई बता सकता है? एनी आइडिया? ट्रेस रूट एक बताया था, याद आ रहा है? तो बिल्कुल, ट्रेस रूट किस लिए यूज होता है? नेटवर्क, वेरी गुड। दो नेटवर्क के बीच में कितने नंबर ऑफ राउटर्स है, इसलिए हम क्या करते हैं, यूज करते हैं ट्रेस रूट। एंड आईपी कॉन्फ़िग, टू नो द आईपी कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो आईपी कॉन्फ़िग और आईपी कॉन्फ़िग ऑल दोनों में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आईपी कॉन्फ़िग एंड आईपी कॉन्फ़िग बैकवर्ड स्लैश ऑल? दोनों में क्या डिफरेंस है? नहीं? आईपी कॉन्फ़िग में क्या होता है, ओनली आपका आईपी एड्रेस शो करता है। अगर ऑल करते हो तो इसमें क्या होता है, फिजिकल एड्रेस के साथ सारे कुछ शो होता है। समझ में आ रहा है? तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लॉजिकल एंड फिजिकल एड्रेस? एनी आइडिया? वेरी गुड, वेरी गुड।
नेक्स्ट। ओके, और सबसे पहला पॉइंट ये ऐड करना, लॉजिकल एड्रेस इज नोन एज आईपी एड्रेस, फिजिकल एड्रेस इज नोन एज मैक एड्रेस। ठीक है, वेरी गुड। तो इतना आप लिख के आ जाते हो तो आपको फुल नंबर मिल जाएगा अगर 5-7 नंबर का आया। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टीसीपी एंड यूडीपी? ये हमेशा क्वेश्चन आता है, हर सेमेस्टर में आएगा। टीसीपी यूडीपी में क्या डिफरेंस है, और कोई बताना चाहता है? टीसीपी सर यूडीपी। यूडीपी कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है सर। वेरी गुड। और टीसीपी कनेक्शन ओरिएंटेड है, राइट? एक कनेक्शन लेस होता है, दूसरा कनेक्शन ओरिएंटेड होता है। तो in case of TCP, TCP checks before transmitting the data. TCP checks whether the destination computer is ready to receive or not. If yes, then it transmit the data. तो before starting the class मैं आपको पूछा, गुड मॉर्निंग बोला, आपने रेस्पॉन्ड किया गुड मॉर्निंग करके, फिर मैं कम्युनिकेशन स्टार्ट किया। बट इन केस ऑफ यूडीपी, यूडीपी डज नॉट चेक, इट डायरेक्टली ट्रांसमिट द डेटा। तो which one is more secure and reliable? टीसीपी। Very good. TCP. और in case of TCP there is a acknowledgement, successfully data deliver हो गया। सेंडर क्या करता है, acknowledgement भेजता है, जो कि यूडीपी में नहीं होता है। तो यूडीपी जनरली जहाँ पे फास्टर चाहिए, रिलायबिलिटी नहीं चाहिए, लाइव स्ट्रीमिंग हो गया, ठीक है, ऑनलाइन गेमिंग हो गया, तो उस जगह पे आपका यूडीपी यूज होता है। और जहाँ पे रिलायबिलिटी चाहिए उधर टीसीपी यूज होता है। ठीक है, ये आपको एक ट्रेस रूट था, आईपी कॉन्फ़िग, ये हो गया। उसके बाद एआरपी था, एआरपी माइनस ए बताया था। जो भी कनेक्ट, हाँ, जितने भी डिवाइसेस होते हैं वो सारे कुछ दे देता है। और एक नेट स्टार्ट कमांड बताया था, नेट स्टार्ट, पता है? यानी कि चला के देखते हैं नेट स्टार्ट से क्या होता है। नेट स्टार्ट, ठीक है, बिल्कुल, नेटवर्क का स्टैटिस्टिक्स शो करता है। यानी कि जो ओपन टीसीपी कनेक्शन है वो सारे कुछ आपको शो कर लेता है। ठीक है, जो ओपन टीसीपी कनेक्शन, याद रखना। ठीक है, एनएस लुकअप किस लिए यूज होता है आपको पता है? टू नो वेदर योर डीएनएस सर्वर इज वर्किंग प्रॉपरली और नॉट, एनएस लुकअप। ठीक है, अगर आप डीएनएस सर्वर इंस्टॉल कर रहे हो, डीएनएस सर्वर इंस्टॉल करने के बाद आप एनएस लुकअप कमांड यूज करेंगे, तो एनएस लुकअप से आपको पता लगेगा आपका सर्वर जो है वो प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, जब डीएनएस आप इंस्टॉल करते हो तभी ये यूज कर सकते हो, एआरपी माइनस ए। ये सबका फिजिकल एड्रेस आपको दिखा दिया। ठीक है, तो ये नेटवर्क कमांड से जो कि आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, होस्ट नेम तो आपको बताया था, जो कि कंप्यूटर नेम ही बता देगा, होस्ट नेम। ठीक है, और राउटिंग टेबल रूट कमांड एक होता है, ROUTE, रूट कमांड एक होता है। ठीक है, आईपी रूटिंग के लिए पाथ पिंग किस लिए होता है? जो ट्रेस रूट में है ना, ऐसे पाथ पिंग भी एक है, PATHPING। ठीक है, पाथ पिंग। ठीक है, ट्रेस रूट और पिंग को कमांड मिला के पाथ पिंग हो गया। पाथ
पिंग, ये याद रखना कमांड, पाथ पिंग स्पेस मेरिट डॉट एससी डॉट इन। ये जो हमारा ट्रेस रूट यूज कर रहे थे और पिंग दोनों को मिला के पाथ पिंग हो गया। ठीक है, वही ये करते हैं। पाथ पिंग और नेटवर्क का ये जो मेरिट डॉट एसी डॉट इन है, कितना वो आगे है, ट्रेस रूट में भी वही कर रहा था ना, तो ये भी, इसमें भी नंबर ऑफ इंटरमीडिएटरी राउटर आ जाएगा। कंप्यूटिंग स्टैटिस्टिक्स फॉर 100 सेकेंड, ये कुछ स्टैटिस्टिक्स काउंट करेगा। जब आ जाएगा मैं समझाता हूँ आपको, आएगा इसमें आ जाएगा, फिर देखेंगे। ठीक है, चलने दो बैकग्राउंड में। एक होता है रूट प्रिंट करके होता है, ROUTE प्रिंट। ये जो राउटिंग टेबल होता है वो प्रिंट कर देता है, रूट प्रिंट। समझ में आ रहा है? रूट का मतलब जो राउटर का जो टेबल होता है, राउटिंग टेबल जिसको हम बोलते हैं, तो वो रूट प्रिंट कमांड से आप यूज कर सकते हो, रूट स्पेस प्रिंट। ठीक है, हाँ, तो मैं डिस्कस करूंगा। और एक नेट स्टार्ट करके है, तो उसमें क्या होता है, ओपन नेटवर्क कनेक्शन विथ पोर्ट्स, वो देखने के लिए नेट स्टार्ट NET STAT -AN कर देना। ये जितने भी पोर्ट्स हैं, TCP UDP सारे कुछ शो करता है विथ पोर्ट नंबर। ये सब पोर्ट नंबर है 135445। ठीक है, ये TCP UDP सारे पोर्ट्स जो भी होगा, नेट स्टार्ट -AN से आ जाते हैं। ठीक है, समझ में कुछ आया? इसमें भी होता है नेट SH, वायरलेस लैन के लिए एक कमांड होता है, नेट NET XH स्पेस W LAN। सो वो UDP का कुछ बताया, पोर्ट नंबर के साथ, ये पोर्ट नंबर है, ये कुछ फिजिकल एड्रेस उसका जो बताया, जो डिवाइसेस UDP में यूज कर रहा होगा उसका वो फिजिकल एड्रेस होगा। ये पोर्ट नंबर जो यूज कर रहे हैं, ये 1900 272117 जो दिख रहा है, पोर्ट नंबर है। इसमें सारा कुछ दिया हुआ ना, ये पोर्ट नंबर है, ये एड्रेस है। ये 192.168.138 जो है, ये मेरा एड्रेस है, IP एड्रेस इसी पर्टिकुलर सिस्टम का। ठीक है, ये देखते हैं ये कमांड इसमें काम कर रहा है कि नहीं। ये वायरलेस लैन का, इसमें देखते हैं चल रहा है कि नहीं। नेट SH वायरलेस लैन, शो ऑल करते हैं प्रोफाइल। ये वाईफाई पासवर्ड के लिए होता है, वाईफाई पासवर्ड के लिए। और SSID जो होता है ना, आप SSID देते हो ना, शो प्रोफाइल कर दो, नेट SH शो प्रोफाइल कर देना। मैंने ये कमांड दिया ना था, शो प्रोफाइल चला। अगर ये देखो, वायरलेस ऑथेंटिक ऑटो कॉन्फ़िग सर्विस इसमें नहीं चल रहा है, मेरा ये केबल नेटवर्क में है। अगर आप वायरलेस से अभी कनेक्टेड है, आपका लैपटॉप से अगर ज्वाइन किए हो, तो ये कमांड चला के देख सकते हो, नेट SH W LAN वायरलेस LAN शो प्रोफाइल। तो उसमें आपका जो SSID वगैरह होगा, प्रोफाइल्स होगा, सारे कुछ शो करेगा।
ठीक है। तो इस तरीके का कमांड्स जो है याद रखना, ठीक है। नेट यूजर्स भी होता है, नेट सिर्फ सिर्फ SSID दिखा रहा है सर। SSID दिखा रहा है ना, SSID के लिए ही होता है ये। ओके सर। नेट यूजर्स, ये जो आपका यूजर्स है सिस्टम का, ये कमांड सबका चल जाएगा नेट यूजर्स। तो आपका ये दिखा देगा डिफॉल्ट अकाउंट एडमिनिस्ट्रेटर का नाम बता देगा। तो अगर गेस्ट कोई होगा गेस्ट का भी डिटेल्स दिखा देगा। तो उस तरीके से आपका दिखा सकता है, नेट यूजर्स कमांड है, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट क्लास में ये सबका जो पीपीटी में ऑलरेडी दिया हूँ उसमें ये सारे कमांड्स तो ऐड नहीं है, कुछ कमांड था और जो नया कमांड मैं बताया, तो वो सारे कुछ कमांड्स ऐड करने के लिए तो आप एक काम करना, फिर नेक्स्ट जब हमारा क्लास होगा, आज मेरे ख्याल से लास्ट ही क्लास है आपका, इसके बाद जो है, यस सर। तो आपको मैं पीपीटी शेयर कर दूंगा ग्रुप में, तो मैं एडेड हूँ। तो एक दो दिन में मंडे या ट्यूसडे को अगर नहीं भेजा तो आप याद दिला देना, ठीक है। तो उस पीपीटी मिलने के बाद उस सारे कमांड्स को आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेना, तभी जाके कुछ आप कर सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है, राइट। तो एडमिनिस्ट्रेटिव सिक्योरिटी पॉलिसी हम डिस्कस कर रहे थे, जहाँ पे मैं आपको एज एडमिनिस्ट्रेटर आप कैसे अकाउंट लॉकआउट पॉलिसी लगा सकते हो, ठीक है, पासवर्ड पॉलिसी लगा सकते हो, कर्बरोस सिक्योरिटी पॉलिसी लगा सकते हो, एंड आईपी सिक्योरिटी पॉलिसी लगा सकते हो, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट कर सकते हो, ठीक है, रेस्ट्रिक्टेड यूजर कैसे बना सकते हो, ये सारे कुछ आपको मैं बताया। तो आप एक बार अच्छी तरीके से पढ़ लेना, अगर कुछ डाउट्स होगा तो मैं आपको थोड़ा सा बीच में टाइम दे दूंगा आज के क्लास में, तो प्रिपेयर करके फिर मुझे पूछ सकते हो। तो नेटवर्क सिक्योरिटी क्या होता है? नेटवर्क सिक्योरिटी बेसिकली कंसिस्ट ऑफ प्रोविजंस एंड पॉलिसी अडॉप्टेड बाय नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर टू प्रिवेंट एंड मॉनिटर अनऑथराइज्ड एक्सेस, मिसयूज, मॉडिफिकेशन और डिनायल ऑफ कंप्यूटर सर्विस अटैक जो होता है। तो एक डिनाइल ऑफ सर्विस होता है और एक डीडीओएस होता है, याद रखना, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस। एक तो डिनाइल ऑफ सर्विस जो कि मैं आपको बताया, अनवांटेड डेटा हैकर्स क्या करता है, नेटवर्क के अंदर भेज देता है। और जो डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस होता है उसमें क्या होता है, वो मल्टीपल स्टेशन से हैकर क्या करता है, मल्टीपल स्टेशन से वो भेजता है। अगर मल्टीपल जगह से वो भेजेगा, राइट, 5-6 जगह से वो भेज रहा है डेटा मल्टीपल लोकेशन से, तो उसमें क्या होता है, और ज्यादा नेटवर्क कंजक्शन होने का चांसेस रहता है, ठीक है। तो नेटवर्क सिक्योरिटी इन्वॉल्व्स द ऑथराइजेशन ऑफ एक्सेस टू डेटा इन ए नेटवर्क व्हिच इज कंट्रोल्ड बाय द नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। तो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के हाथ में सब रहता है, क्या क्या पॉलिसी, क्या क्या मतलब मॉनिटर कैसे करना है, तो वो सारे कुछ डिफाइन करता है, ठीक है। तो नेटवर्क सिक्योरिटी क्या होता है, वेराइटी ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स बोथ पब्लिक प्राइवेट, जैसे कि आप अभी इंटरनेट अगर से कनेक्टेड है तो पब्लिक प्राइवेट दोनों जगह पे आप काम कर रहे हो। अगर ऑनलाइन कुछ भेज रहे हो तो पब्लिक नेटवर्क में काम कर रहे हो, ऑफलाइन कुछ टाइप कर रहे हो तो ऑफलाइन काम कर रहे हो। तो उसको हम कैसे प्रिवेंट करेंगे, सेफगार्ड करेंगे, ठीक है। तो उसमें सिक्योरिटी में क्या होता है, जो आपका वाइटल इंफॉर्मेशन होता है उसमें, तो आपको सपोज मान लो कि अगर आपने स्टैटिक फिल्टरिंग लगा दिए, आपका घर के दरवाजे में लॉक लगा दिए, तो सबके लिए लॉक लग गया ना, फिर प्रॉब्लम होगा कि नहीं। अगर स्टैटिक है, डायनेमिक होना चाहिए, जो ऑथराइज यूजर्स है उनको अंदर आने का परमिशन है, जो अनऑथराइज है उनको डिस्कार्ड करना चाहिए। तो ऐसे डायनेमिक होना चाहिए, यानी कि नेटवर्क का जो वाइटल इंफॉर्मेशन है, आपका ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम कर रहे हैं उनको अलाउ करना है, साथ साथ में आउटसाइडर थ्रेट से, आउटसाइड अनऑथराइज एक्सेस से आपका नेटवर्क को सिक्योर करना है, ठीक है। तो एक्सेस कंट्रोल लिस्ट होता है जिसके थ्रू से आप क्या कर सकते हो, उसको सिक्योर कर सकते हो। ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ इंटरनेट सिक्योरिटी में, ये दो प्रोटोकॉल यूज करते हैं,
इंटरनेट सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, जिसको हम आईपी सिक्योरिटी, आईपीसेक बोलते हैं, एंड एसएसएल होता है, ठीक है, सिक्योर सर्किट लेयर जो होता है। तो आजकल गूगल क्रोम ने, जैसे कि वेबसाइट सपोज मेरी.ac.in आप ओपन करते हो, वो लिख देता है ना ये कौन सा सिक्योर है कौन सा नहीं है। मेरी.ac.in, दोनों में ये क्या लिख रहा है इधर, नॉट सिक्योर लिख रहा है। इसका मतलब इसी साइट में जाके अगर आप अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग आपका बैंक अकाउंट डिटेल्स अगर देते हो तो सिक्योर नहीं है, ठीक है। और एक बैंकिंग साइट को ही दिखाता हूँ, ये देखो, ये सिक्योर हो गया, लॉक लगा हुआ है, कनेक्शन इज सिक्योर, समझ में आ रहा है। यस सर। और ये क्या है, कनेक्शन इज नॉट सिक्योर आ रहा है रेड में। यस सर। तो इसमें ये लिख के भी आपको बता रहा है, यू शुड नॉट एंटर एनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ऑन दिस साइट, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, ठीक है। तो ये अटैकर्स के थ्रू से वो स्टोल कर सकते हैं, यानी कि चोरी करके ले जा सकते हैं। जो आपका सिक्योर एसएसएल सर्टिफिकेट आप जो लगाते हैं तो उसका ऐसे लॉक का सिंबल होगा, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए ये साइट में सिक्योर है, ठीक है। तो उस तरीके से आप सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो थ्रेड्स, क्या क्या थ्रेड्स होता है, थ्रेड्स बेसिकली टू टाइप्स होता है, वन इज एक्टिव, अनदर वन इज पैसिव। तो एक्टिव थ्रेड्स जो होता है, जो कि आपको पता लगता है, एक्टिव थ्रेड्स, सपोज कोई डेटा चोरी कर लिया, या मान लो कि कोई आपका हार्ड डिस्क को तोड़ दिया, तो एक्टिव होता है। पैसिव में क्या होता है, आपको पता नहीं लगता है, जैसे ईव्स ड्रॉपिंग होता है, EVESDROPPING, ईव्स ड्रॉपिंग, ये क्या है, पैसिव अटैक होता है। यानी कि जो हैकर्स होता है वो आउटसाइड में रह के आपको जो डेटा पब्लिक नेटवर्क में जा रहा है उसको मिररिंग कर रहा है, समझ में आ रहा है। हेलो। यस सर। एक, हाँ, जैसे आपका एक्टिव अटैक तो हमें पता रहता है, लेकिन पैसिव अटैक का हमें पता नहीं रहता है। तो जो थ्रेड्स है, मोबाइल वर्म्स हो गया, मालवेयर हो गया, और मोबाइल रैंसम हो गया, ठीक है। उसके बाद हैकिंग सर्विस हो गया, स्पैम हो गया, फिशिंग हो गया, ठीक है, लॉजिक बम हो गया। तो इस तरीके का थ्रेट्स है। तो जो साइबर क्रिमिनल होते हैं तो ऑनलाइन फ्रॉड करते हैं, जैसे बैंक अकाउंट डिटेल्स ले लेते हैं। कैसे प्रिटेंड करते हैं, सपोज आपके पास कॉल आएगा, आपको बोला जाएगा कि आपका केवाईसी पेटीएम में अपडेट नहीं हुआ है, आप अपडेट कराना चाहते हैं, अगर अपडेट नहीं करेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा। तो आपको कॉन्फिडेंस में लेने के लिए वो आपको आपका अकाउंट नंबर भी बता देंगे, आपका डेट ऑफ बर्थ भी पूछ लेंगे, सो दैट आप सोचोगे कि बैंक से या पेटीएम ऑफिस से कोई आपको कॉल किया है। तो वो आपको एक रिमोट सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन कराते हैं। जैसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो हैकर्स के पास आपका सारे इंफॉर्मेशन चला जाता है, विद इन फ्यू सेकेंड आपका बैंक अकाउंट खाली हो जाता है। तो आजकल ये ट्रेंड बहुत ज्यादा चला है, चाहे दिल्ली में हो, ऑल ओवर इंडिया में। तो आपके पास कॉल आएगा, वो बोलेंगे मैं एसबीआई से बोल रहा हूँ या पेटीएम से बोल रहा हूँ, आपका केवाईसी अपडेट नहीं है या आधार कार्ड में केवाईसी अपडेट नहीं है, इस तरीके से कॉल करके फ्रॉड कर रहे हैं। आपने सुना है अभी ऐसे केसेस हर दिन होते रहते हैं, और उसमें पुलिस भी कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि आपने मोबाइल में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, आपने पासवर्ड दिया, तो आपका बैंक अकाउंट खाली हो गया। तो ऐसे अननोन पर्सन से कहीं से भी कॉल आता है, आप कॉल पिक नहीं करिए, और आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन कुछ शेयर नहीं करना है, ठीक है। अगर गलती से कर लिए तो आपका अकाउंट बिल्कुल खाली करके वो तुरंत ट्रांसफर करा लेंगे। ऐसे अटैक्स आजकल ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है। तो सिक्योरिटी का
ऑब्जेक्टिव्स जो है आइडेंटिफिकेशन, ऑथेंटिकेशन एंड एक्सेस कंट्रोल। तो आइडेंटिफिकेशन में क्या होता है, यूनिकली आइडेंटिफाई यूजर, यानी कि कॉल यूजर आईडी। तो हर एक इंडिविजुअल यूजर के लिए यूनिक यूजर आईडी होना जरूरी है, ठीक है। और उसमें क्या होता है, यूजर नेम जैसे आपका स्टूडेंट नंबर हो गया, ठीक है, या रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया। जैसे अभी पैन कार्ड को भी आप यूजर नेम बना सकते हो, तो यूनिक आईडी कार्ड नंबर मतलब बनना चाहिए। अगर यूनिक आईडी होगा तो आसानी से हम डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। देन कम्स टू ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग द आइडेंटिटी ऑफ ए यूजर। एक यूजर का आइडेंटिटी वेरीफाई करना, प्रोसेस ऑथेंटिकेशन। तो सर्वर में क्या होता है, कैसे ऑथेंटिकेट करता है? सर यूजर नेम पासवर्ड। ओके, तो यूजर नेम पासवर्ड जो देते हैं वो कॉम्बिनेशन वो मैच करता है कि इस यूजर नेम का ये पासवर्ड है कि नहीं है। तो कई जगह पे ऑनलाइन वेब एप्लीकेशन में टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो मैं बताया था, यूजर आईडी, पासवर्ड, उसके बाद आप ओटीपी भी देंगे तभी जाके एक्सेस होगा, ठीक है। उसके बाद स्मार्ट कार्ड यूज होता है, की यूज होता है, डिस्क यूज होता है, ठीक है। और जो बायोमेट्रिक का फिंगरप्रिंट हो गया, वॉइस हो गया, रेटिनल स्कैन हो गया, आजकल का मोबाइल फोन में ऐसे आ रहा है ना फिंगरप्रिंट्स, ठीक है, वॉइस का भी आ रहा है, रेटिनल स्कैन भी हो गया, फेस डिटेक्शन टूल्स भी होते हैं। तो जिससे आपका जो भी आप नेटवर्क या मोबाइल डिवाइसेस या आपका सिस्टम, सबको आप क्या कर सकते हो, सिक्योर कर सकते हो, ठीक है। एक होता है जनरल एक्सेस ऑथेंटिकेशन और एक होता है फंक्शनल ऑथेंटिकेशन। तो जो फंक्शनल ऑथेंटिकेशन है, मैं आपको अभी बताया कि कौन सा यूजर को आप क्या राइट्स देना चाहते हो, परमिशन देना चाहते हो, वो क्या क्या काम कर सकता है आपका सिस्टम में, दैट इज कॉल्ड फंक्शनल ऑथेंटिकेशन। और जनरल एक्सेस ऑथेंटिकेशन में होता है, जनरल एक्सेस ऑथेंटिकेशन में क्या होता है, टू कंट्रोल वेदर और नॉट ए पर्टिकुलर यूजर हैज एनी टाइप ऑफ एक्सेस राइट। तो जो एक्सेस राइट होता है, राइट, तो वो क्या क्या कर सकता है वो डिसाइड करता है, दैट इज कॉल्ड जनरल एक्सेस ऑथेंटिकेशन। फंक्शनल में आप क्या क्या काम उसको देना चाहते हो, कौन सा काम डेलीकेट किया, क्या क्या उसका राइट्स है, दैट इज कॉल्ड फंक्शनल ऑथेंटिकेशन, ठीक है। इसमें ऑथेंटिकेशन मेजर प्रोटोकॉल्स जो यूज होता है, माइक्रोसॉफ्ट का MS चाप चैलेंज हैंडशेक प्रोटोकॉल होता है, और एक पासवर्ड ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल होता है। और आपका प्रोटोकॉल्स जो होता है, यूजर नेम पासवर्ड जो टोकन यूज करने के लिए, टेलनेट एंड HTTP, ठीक है। टेलनेट क्या होता है, रिमोट लॉगिन सॉफ्टवेयर होता है। सपोज मान लो फॉर एग्जांपल आपके पास एक लाइनक्स मशीन है और मान लो विंडोज मशीन 20 है। तो एक ही लाइनक्स मशीन को आप यूज कराना चाहते हो, सारे विंडोज मशीन से लाइनक्स यूज करना चाहते हो, देन यू हैव टू क्रिएट द टेलनेट सर्वर। टेलनेट सर्वर में हर एक के लिए एक एक इंडिविजुअल यूजर अकाउंट बना देते हैं, सो दैट वो टेलनेट सर्विसेज को यूज करके क्या कर सकते हैं, लाइनक्स का आप प्रैक्टिकल कर सकते हो। आप जब मेरिट में आएंगे आप देखेंगे इधर हमारे पास टेलनेट सर्वर है। जब भी हम लाइनक्स का प्रैक्टिस कराते हैं तो हर एक स्टूडेंट के लिए, लर्नर के लिए एक इंडिविजुअल यूजर अकाउंट क्रिएट करते हैं, सो दैट वो टेलनेट सर्वर में लॉगिन करके विंडो मशीन से यूज कर सकता है। समझ में आ रहा है? कर्वरोस में आपको बता दिया हूँ। और आपका जो ये SSL हो गया, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट IIS सर्वर हो गया, सिस्को का भी प्रोटोकॉल्स हो गया, ठीक है। तो इस तरीके का बहुत सारे प्रोटोकॉल, ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल है जो कि यूज होता है। तो ऑथेंटिकेशन
प्रोसीजर के अंदर वन वे ऑथेंटिकेशन एंड टू वे ऑथेंटिकेशन में आपको बताया था। तो टू वे ऑथेंटिकेशन में क्या होता है, सर आप ओटीपी भी आता है। वेरी गुड, वन वे टू वे हो गया, ठीक है। उसके बाद थर्ड पार्टी ऑथेंटिकेशन के अंदर कर्बरोस सिक्योरिटी पॉलिसी होता है। तो मैं आपको कर्बरोस का एक डायग्राम में दिखाता हूँ, सो दैट आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ जाएगा व्हाट इज कर्बरोस सिक्योरिटी पॉलिसी। ठीक है, एक मिनट होल्ड करिए। ये कर्बरोस टिकट एक्सचेंज ये सर्वर होता है। तो क्लाइंट और सर्वर के बीच में कौन होता है, ये थर्ड पार्टी कर्बरोस सिक्योरिटी सर्वर होता है, जिसको हम बोलते हैं की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, केडीसी। तो केडीसी के अंदर एक होता है ऑथेंटिकेशन सर्विस जिसको एएस बोलते हैं, और एक होता है टिकट ग्रांटिंग सर्विस, टीजीएस, टिकट ग्रांटिंग सर्विस। जैसे यूजर ने पासवर्ड डाला, वो डायरेक्टली आपका सर्वर के पास नहीं जाएगा, पहले की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर जाएगा। तो उसमें वो एक टिकट ग्रांट करेगा, टिकट ग्रांटिंग के बाद ऑथेंटिकेशन चेक होगा, ऑथेंटिकेशन चेक होने के बाद जाके आप सर्वर से एक्सेस कर सकते हो। तो सिक्योर हो गया कि नहीं, पहले कोई चेक करने वाला नहीं था। अब क्या किया, थर्ड पार्टी टूल इंट्रोड्यूस किया कर्बरोस टिकट एक्सचेंज का। तो कर्बरोस टिकट जो है एक टिकट ग्रांटिंग होता है सर्विस, और एक ऑथेंटिकेशन सर्विस। तो ये दोनों मिलके हम उसको बोलते हैं की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। तो उससे क्या होता है, यूजर का क्रेडेंशियल चेक करने के बाद उसको की देता है, सो दैट वो सिक्योरली सर्वर को एक्सेस कर सकता है। सो दैट आपका क्या होगा, नेटवर्क, जो सर्वर आप डेटा एक्सेस करते हो तो सिक्योर नेटवर्क में कर पाएंगे। समझ में आ रहा है या डाउट्स? हेलो, ठीक है। और हाँ हाँ, हाँ हाँ, जाएगा अगर आप कर्बरोस सिक्योरिटी पॉलिसी इंप्लीमेंट करते हो। मैं तो इंप्लीमेंट नहीं किया हूँ सर्वर में, अगर मैं एक्टिवेट कर देता हूँ तो वो क्या होगा, थर्ड पार्टी ऑथेंटिकेशन प्रोसीजर के अंदर जाएगा। जैसे कि एसएसएल जो होता है, एसएसएल में क्या होता है, अ, जो आपका एसएसएल सर्टिफिकेट प्रोवाइडर है उसके थ्रू से जाएगा। तो उससे क्या होगा कि जो भी डेटा पब्लिक नेटवर्क में जाएगा वो प्लेन टेक्स्ट में नहीं जाएगा, वो किस में जाएगा, एनक्रिप्टेड फॉर्म में, सो दैट आपका नेटवर्क जो है सिक्योर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? और जितने भी कमांड्स मैं अभी बताया वो प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर 20-25 मिनट के बाद फिर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जो डाउट्स होगा मुझे आप पूछ लेना अभी, मैं अभी ऑनलाइन हूँ, आप रन करके देख लो कमांड्स, फिर आगे डिस्कस करेंगे। और किसी को कुछ पूछना है? नहीं, कुछ डाउट्स है आप लोगों को? उसमें एक कमांड है आईपी कॉन्फ़िग डैश रिलीज, उसका क्या मतलब है सर? ओके, गुड क्वेश्चन। ये आपका डीएचसीपी सर्वर होता है, राइट?
Yes, sir. डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, Yes, sir. ये क्या रहता है, 24 आवर्स 48 आवर्स के लिए लीज पीरियड रहता है। अच्छा जब सर। आपको पर्टिकुलर आईपी एड्रेस नहीं चाहिए तो आप रिलीज कमांड चलाएंगे, और जब आपको नया आईपी एड्रेस चाहिए रिन्यू कमांड चलाएंगे। ओके सर। आईपी कॉन्फ़िग रिन्यू रिलीज, यस सर। ये डीएचसीपी का कमांड है, हाँ डायनेमिक सर, होस्ट। और एक फ्लश डीएनएस करके भी है। वो प्लस डीएनएस, डीएनएस कैसे में जो होता है ना, हाँ उसको सर। कैसे से डीएनएस कैसे को क्लीन करने के लिए वो प्लस डीएनएस कमांड होता है। ओके सर। ठीक है। ओके सर। सारे दिखाएगा जितने भी उसके साथ कनेक्टेड होंगे ना, ARP माइनस ए करने से सारे वो सारा लॉजिकल डिटेल्स फिजिकल दिखाएगा। एड्रेस, हाँ हाँ, सबका जितने भी कनेक्टेड डिवाइस होंगे उनका फिजिकल एड्रेस शो कर लेगा। ओके सर। टाइम क्या होता है, बेसिकली स्टीलिंग एंड यूजिंग और सेलिंग द डेटा, राइट। तो जो कंपनी डेटा होता है वो क्या करते हैं, उसको लेके कोई स्टील करता है या उसको यूज करता है, मिस यूज करता है, या उस डेटा को सेल करता है। तो आप आजकल देखते होंगे कि आपके पास बहुत तरह तरह का एसएमएस आता है। तो एसएमएस कंपनी, जो भी कंपनी अपना ब्रांड को प्रमोट करते हैं, एसएमएस वो कैसे करते हैं, बेसिकली वो क्या करते हैं कि एसएमएस जो भेजते हैं आपको, राइट, तो एसएमएस भेजने के लिए वो क्या करते हैं, डेटा खरीदते हैं। सपोज मान लो कि जो आपका टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर है, मान लो कि वो कोई प्राइवेट एजेंसी को आपका डेटा दे दिया, तो डेटा बल्क में लेके वो बल्क ईमेलिंग, बल्क एसएमएस ये सब करते हैं। तो अगर आप उसको मिसयूज करते हो, राइट, तो उसमें उसके खिलाफ क्या हो सकता है, साइबर क्राइम इसको माना जाता है और केस भी होता है। ठीक है, किसी ने अगर कंप्लेन कर दिया कि ठीक है, तो कंप्लेन अगर किसी ने कर दिया कि ऐसे आप डाटा स्टील करके किसी को बेचते हो या उसको मिसयूज करते हो, तो वो कंप्यूटर क्राइम के अंदर आता है। तो आपको पता है साइबर आईटी एक्ट बना है, साइबर क्रिमिनल के खिलाफ एक्शन लेने के लिए आईटी एक्ट। तो आईटी एक्ट सबसे पहले जो बना था इंडिया में, आईटी एक्ट 2000 है। ठीक है, उसके बाद उसका आईटी एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2013 में बना। तो दिल्ली पुलिस में आप देख सकते हो साइबर सेल, साइबर का स्पेसिफिक डिपार्टमेंट है। अगर जो जो साइबर क्राइम होता है तो उसको वो इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो हमारा जो इग्नू का प्रोग्राम चलता है, एक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, उसमें दिल्ली पुलिस का बहुत सारे लोग हैं जो कि वो कोर्स करते हैं। तो उसमें क्या होता है, जो एम्प्लॉइज और इंडिविजुअल नीड टू रिकॉग्नाइज द पॉसिबल डेंजर फ्रॉम कंप्यूटर सिस्टम एंड प्रोटेक्ट देयर एसेट। तो आप अगर मोबाइल यूज करते हो या डेस्कटॉप मशीन यूज करते हो, तो आपके लिए क्या क्या थ्रेट्स है, फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई। अगर आप आइडेंटिफाई करोगे तभी तो जाके प्रोटेक्ट कर सकते हो। अगर आप आइडेंटिफिकेशन नहीं कर सकते हो, आपको पता नहीं लगता है कि आपका क्या क्या आपके लिए थ्रेट्स है, तो आप कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। तो इसीलिए पता लगाने के लिए आपको क्या करना होगा, चेक करना होगा कुछ कमांड के थ्रू से। अगर आप लाइनक्स सिस्टम यूज कर रहे हैं या विंडोज सिस्टम यूज कर रहे हैं, तो सिस्टम का बैकग्राउंड में क्या क्या चल रहा है, जैसे कि आप लास्ट टाइम डिस्कस किए थे, सर्विस टास्क मैनेजर में जाके बैकग्राउंड प्रोसेस देख सकते हो। जैसे कि मैं अभी लाइनक्स में अगर कुछ देखना चाहता हूँ, तो मैं एक लाइनक्स टर्मिनल ओपन करता हूँ सो दैट हम डिस्कस कर सकते हैं इसमें। जेएस लाइनक्स, राइट, ये ऑनलाइन टर्मिनल है, आप लोग भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मैं कंसोल ओपन करता हूँ, तो उसमें कुछ कमांड्स ऐसे हैं जो कि इस प्रोसेस, जो जो ये सिस्टम में रनिंग क्या क्या चल रहा है, जो प्रोग्राम्स, तो उसको देखने के लिए टॉप कमांड होता है। आपको याद है ना, TOP, टॉप कमांड, जो रनिंग प्रोसेस है उसको देखने के लिए होता है। वो बैकग्राउंड प्रोसेस के लिए एक होता है BG, फोरग्राउंड के लिए FG होता है। BG हो गया, ठीक है, कुछ नहीं चल रहा है, FG हो गया फोरग्राउंड। तो कुछ जब नहीं चल रहा है, अब क्लियर करता हूँ, मैं कुछ कमांड चलाता हूँ फिर चेक करता हूँ। तो सपोज मैं टॉप कमांड चलाया, टॉप स्पेस
खाली टॉप कमांड। तो टॉप कमांड क्या शो करता है, ऑल द रनिंग प्रोसेस। ये देखो इतने सारे प्रोसेस चल रहा है, मैं उसको कंट्रोल जेड करके फोर्सफुली बंद कर दिया। अब मैं चेक करूंगा बीजी में, तो आप देखना ये सारे कमांड्स दिखाएंगे। क्लियर करता हूँ स्क्रीन। तो इसमें अगर मैं बीजी कमांड देता हूँ बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, तो अभी पता लग जाएगा क्या क्या चल रहा है। ये देखो बैकग्राउंड में ये टॉप चला रहा था INIT, तो ये आ गया। तो वन टॉप कमांड चल रहा है, इसमें लिख के आ रहा है। ठीक है, उसके बाद FG करता हूँ, ये सारे कुछ फोरग्राउंड में मेरा चल रहा है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो आपका बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, फोरग्राउंड में क्या चल रहा है। ऐसे विंडोज मशीन अगर आप यूज करते हैं तो टास्क मैनेजर में जाके कौन सा प्रोग्राम कितना आपका मेमोरी यूटिलाइज कर रहा है वो चेक कर सकते हो, वो जरूरी है। अगर कोई प्रोग्राम बहुत ज़्यादा मेमोरी यूटिलाइज कर रहा है तो उसको चेक करना जरूरी है, नहीं तो आपका सिस्टम क्या होगा, स्लो हो जाएगा। TASKMGR लिख देना, इसमें आ जाएगा टास्क मैनेजर। TASKMGR, ठीक है, ये स्लो ओपन हो रहा है टास्क मैनेजर। तो उससे टास्क मैनेजर ओपन होगा तो आपको बताएगा कि आपका बैकग्राउंड में क्या क्या सर्विसेज चल रहा है। ठीक है, रोना आज एडमिनिस्ट्रेटर कर देना, तो उससे आपको सारे कुछ पता लग जाएगा कि कौन सा प्रोग्राम कितना मेमोरी यूटिलाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये देख लो टास्क मैनेजर ओपन हो गया। तो उसमें देखो मेरा मेमोरी 82% यूज हो रहा है, इसीलिए सिस्टम थोड़ा स्लो चल रहा है मेरा। ठीक है, मेमोरी 82%, डिस्क 67। अब मैं कुछ नहीं करता हूँ, क्लिक भी नहीं करता हूँ। तो ये देखो सबसे ज्यादा मेमोरी कौन ले रखा है मेरा, 457 55 MB। कौन सा प्रोग्राम है ये, किस लिए ले रखा है, मैं 18 विंडो ओपन किया हूँ, 18 आ रहा है, 18 अलग अलग तरह का विंडोज में ओपन किया हूँ। ठीक है, और आप देखो 442 MB मेमोरी यूटिलाइज कर रहा है। ठीक है, और CPU का भी प्रोसेसिंग कैपेसिटी 16% टोटल यूज हो रहा है, आउट ऑफ 16% 11.2% क्रोम ही यूज कर रहा है। समझ में आ रहा है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो। ठीक है, एंटी मालवेयर सर्विस एग्जीक्यूटेबल कुछ 79 ले रहा है, बैकग्राउंड प्रोसेसेस मेरा 53 चल रहा है। इसमें से मुझे जो जो चीज नहीं चाहिए उसको रिमूव करना चाहिए कि नहीं, इसलिए चाहिए मेरा सर। स्लो हो रहा है, इसीलिए मेरा सिस्टम स्लो हो रहा है। इसमें से बहुत सारे सर्विस में यूज नहीं कर रहा हूँ, फिर भी मेरा बैकग्राउंड में देखो सारा कुछ चल रहा है, तो इसीलिए सिस्टम स्लो हो रहा है। जैसे एक ओन क्लाउड हो गया, 2.7 MB ले रखा है। ठीक है, ये माइक्रोसॉफ्ट एज अभी मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सबने थोड़ा थोड़ा मेमोरी स्पेस ले रखे हैं। ठीक है, तो जो जो मैं यूज नहीं कर रहा हूँ उसको डिलीट करना जरूरी है। तो बैकग्राउंड में मेरा 54 प्रोसेस चल रहा है। तो इस तरीके से आप सारे कुछ मॉनिटर कर सकते हो कौन सा सिस्टम में क्या चल रहा है। आपका सिस्टम का बैकग्राउंड टास्क मैनेजर में जाकर टाइम टू टाइम चेक करना। ठीक है, उसमें ऑडिट पॉलिसी भी बहुत सारे आते हैं, थर्ड पार्टी ऑडिट पॉलिसी लगा सकते हो, सो दैट आपका क्या होगा, सिक्योर हो जाएगा। अगर प्रॉपरली आप ऑडिट पॉलिसी इम्प्लीमेंट नहीं करते हो तो उससे क्या होगा, आपको पता नहीं लगेगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है ना, तो ये सारे कुछ आपको टाइम टू टाइम चेक करना है परफॉर्मेंस। ठीक है, इसमें सारे कुछ आ जाता है। स्टार्टअप में इतने सारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं स्टार्टअप में, जो कि मुझे नहीं चाहिए उसको रिमूव कर देना चाहिए। ठीक है, ये देखो डिजेबल डिजेबल है, उसको एनेबल डिजेबल कर सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव में यूज नहीं करता हूँ। तो उस तरीके से जो सर्विस आपको चाहिए, जैसे स्काइप मुझे नहीं चाहिए, डिजेबल है,
तो इस तरीके से आप डिजेबल एनेबल कर सकते हो। और उसमें आपका कितना मेमोरी यूज हो रहा है, 16%, सीपीयू 19% यूज हो रहा है, 80% मेमोरी। 80% में से मान लो कि पूरा फुल यूज हो रहा है मेमोरी, तो इसीलिए सिस्टम स्लो होगा, मेमोरी। बाकी ये देखो कितने सारे क्रोम्स ओपन है, इसलिए क्रोम क्या कर रहा है, सबसे ज्यादा मेमोरी यूटिलाइज कर रहा है, इतने सारे विंडो ओपन है। समझ में आ रहा है? तो ये सारे कुछ आपको चेक करना जरूरी है, तभी जाके आपका जो सिक्योरिटी सिस्टम है आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। बैकग्राउंड में, फोरग्राउंड में सब आप चेक करना चाहिए टाइम टू टाइम, सो दैट आपको आसान रहेगा। ठीक है। और उसमें और क्या होता है, कंप्यूटर क्राइम में क्या होता है, डेटा कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी प्रोवाइड्स न्यू चैलेंजेस। ठीक है। तो हाउ टू सिक्योर योर डेटा, कीप द डेटा सिक्योर, यानी कि एक्सीडेंटल डैमेज हो सकता है, थेफ्ट हो सकता है, डिस्ट्रक्शन हो सकता है। और जो प्राइवेट डेटा है उसको सीक्रेटली रखना चाहिए, जैसे एम्प्लॉय का सैलरी हो गया, मेडिकल इंफॉर्मेशन हो गया, सोशल सिक्योरिटी, बैंक बैलेंस हो गया, ये सब इंडिविजुअल को प्राइवेटली रखना चाहिए, पासवर्ड प्रोटेक्टेड में। पब्लिक में जाना नहीं चाहिए आपका सारा इंफॉर्मेशन, अगर चला गया तो प्रॉब्लम होगा। तो कैसे आप अपने डेटा को ये सिक्योर कर सकते हैं, तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स यूज होता है। जैसे कि आप सर्वर को लॉक कर सकते हैं, ठीक है। और रिमूवेबल हार्ड ड्राइव्स दैट आर लॉक्ड व्हेन नॉट इन यूज्ड, यानी कि मैं आपको जैसे बताया था, पेन ड्राइव हो गया, रिमूवेबल हार्ड डिस्क हो गया, जब आप यूज नहीं करते हैं वो लॉकर में रख देना। जब आपको कोई सेंसिटिव मतलब डेटा चाहिए, इंपॉर्टेंट डेटा में काम कर रहे हो, उसको उस रिमूवेबल डिवाइस में डेटा को रखना, सो दैट कोई उसको मिस यूटिलाइज नहीं कर सकता है। ठीक है। और जो हार्ड डिस्क को रिमूव करना है, स्पेशल टूल्स चाहिए होता है, जैसे ब्लेड सर्वर में होता है। ठीक है। उसके बाद फिजिकल केजेस, यानी कि आयरन केज बना के फिजिकल केज के अंदर रख सकते हो। ठीक है। प्रोवाइड द एक्सेस पासवर्डिंग द फाइल्स, जैसे फाइल लॉकर एक आता है, फाइल लॉकर करके, और एक ड्राइव हाइड करके भी सॉफ्टवेयर आता है, जिससे आप ये जो सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव है उसको हाइड कर सकते हो, सो दैट कोई नॉर्मल यूजर जब लॉगिन करता है उसको डी ई ड्राइव नहीं दिखाएगा। तो उससे क्या होगा, सिक्योर हो जाएगा। और जो भी आपका सिस्टम में फोल्डर बना हुआ है, उस फोल्डर में आपको क्या करना है, पासवर्ड दे देना है, पासवर्ड से प्रोटेक्ट करना है। ठीक है। इसमें से कुछ पूछना चाहते हो? ओके। तो ये जो हैकर्स होते हैं, यानी कि कम्युनिकेशन नेटवर्क और पीसी के ऊपर अटैक करते हैं। ठीक है। तो हैकर्स क्यों हैक करते हैं, यानी कि शो करना, हरास करना। ठीक है। उसके बाद गेन एक्सेस द कंप्यूटर सर्विस विदाउट पेइंग, ये मेन वजह होता है। जैसे सॉफ्टवेयर लाइसेंस होता है, क्रैक कर देते हैं, तो उसमें क्या होता है, बिना पे यानी किए हाँ, सर्विस ले लेते हैं। हाँ बिल्कुल। तो उसको मिसयूटिलाइज करने के लिए क्या करते हैं, एक्सेस गेन करते हैं, उसके बाद ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन टू सेल, सेल करने के लिए इंफॉर्मेशन, यानी कि डाटा हैक करके उसको फिर सेल कर देते हैं। ठीक है। तो हैकर्स आर इंडिविजुअल्स हु अटेम्प्ट टू गेन एक्सेस टू कंप्यूटर सिस्टम इलीगली, यानी कि इलीगली वो एक्सेस करते हैं सिस्टम को, कंप्यूटर सिस्टम को। तो कंप्यूटर हैकर्स जो होते हैं प्रोफेशनल, मतलब जो होते हैं हायर्ड टू इल्सिटली गेन एंट्री इनटू द सिस्टम, रिवेल वीक पॉइंट, प्रोटेक्ट द पॉइंट्स। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो हैकर्स होते हैं ये वीक पॉइंट जो होता है, सपोज मान लो कि वेबसाइट आपने लॉन्च किया, वेबसाइट के अंदर कहाँ कहाँ वीक पॉइंट है, कहीं से अंदर डेटाबेस में जा सकते हैं हैकर्स, ये बता सकते हैं। तो आप में से कोई इसी काउंसिल तो आपको पता होगा,
जो एथिकल हैकिंग का कोर्स कराते हैं। आपने सर्टिफिकेट भी किया था ना, सर्टिफिकेशन किया था ना आपने? नहीं? ठीक है। तो आप, हाँ, तो आपका क्लासमेट कौन, आप में से कौन इसी काउंसिल का सर्टिफाइड है? चलो, आपका बैचमेट है कोई सर्टिफाइड, तो शुरुआत में वो जो इग्नू का साइट में एसक्यूएल इंजेक्शन के बारे में वो बताया था, तो उसमें आपको सारे कुछ टेक्निक, सोबिक था ना? हाँ, सोबिक का उसमें वो किया है। तो सोशल इंजीनियरिंग साइट जो होते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है आजकल, पासवर्ड टू वे ऑथेंटिकेशन हो गया। इलेक्ट्रॉनिक्स पिक पॉकेट मीन्स यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स वे में फंड ट्रांसफर कर लेते हैं। जैसे कि मैं आपको बताया था सुबह क्लास में, आपका आधार कार्ड के थ्रू से केवाईसी अपडेशन फ्रॉड हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉनिक पिक पॉकेट मीन्स यानी कि फ्रॉडुलेंट तरीके से जो आपका अकाउंट में अमाउंट है उसको ट्रांसफर कर लेना, ले जाना, दैट इज कॉल्ड पिक, इलेक्ट्रॉनिक पिक पॉकेटिंग। ठीक है। क्रेडिट कार्ड फ्रॉड आपने सुन रहे होंगे। डेटा कम्युनिकेशन फ्रॉड में यानी कि आपका नेटवर्क का एक्सेस जो है आउटसाइड से कोई कर लिया, तो सब के सारे डेटा जो है क्या कर सकता है, मिररिंग कर सकता है, कॉपी कर सकता है। ठीक है। अनऑथराइज एक्सेस टू द कंप्यूटर फाइल्स, जो फाइल्स होता है उसको भी अनऑथराइज, अनलॉफुल कॉपिंग एंड कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर। सपोज फॉर एग्जांपल आपने किसी को विंडोज सीडी भी देते हैं राइट करके, पायरेटेड सीडी, तो वो भी इलीगल है। तो आज के बाद कभी भी कोई विंडो आपको मांगे सीडी, तो आपको भी राइट करके नहीं देना। अगर मान लो कि 1% के लिए चांस है, अगर पता लग जाता है तो माइक्रोसॉफ्ट आपके नाम से केस कर सकता है, क्योंकि उसका कॉपीराइट सॉफ्टवेयर जो है आप उसको रिप्रोड्यूस करते हो, यानी कि इमेज बना के कॉपी करके डिस्ट्रीब्यूट करते हो, दैट इज ऑल्सो इलीगल वर्क। ठीक है। कॉपीराइट सॉफ्टवेयर को आप कॉपी नहीं कर सकते हो, रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हो। ठीक है। कंप्यूटर क्राइम्स में ये जो लॉजिक बम होते हैं, ये क्या करते हैं, प्रोग्राम टू ट्रिगर डैमेज शेड्यूल टू रन एट लेटर डेट, यानी कि वो आ गया आपका सिस्टम में, लेटर डेट में जब टाइम आएगा वो क्या करेगा, रन करेगा और आपका जो डेटा है हैक करेंगे। तो डेटा डिडलिंग क्या होता है, चेंजिंग द डेटा बिफोर और आज इट एंटर्स टू द सिस्टम, यानी कि सपोज आपने डेटा भेजा, मतलब पहुंचने से पहले डेटा को चेंज कर देना, दैट इज कॉल्ड डेटा डिडलिंग। ठीक है। डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक्स क्या होता है, उसमें क्या करता है हैकर्स, अनवांटेड डेटा नेटवर्क के अंदर भेज देता है, तो उससे क्या होता है, नेटवर्क कंजक्शन हो जाता है। ठीक है। जो रेगुलर आपका यूजर्स है, जिनको मतलब एक्सेस चाहिए, उनको एक्सेस नहीं मिल पाता है। सपोज फॉर एग्जांपल ये हमारा क्लास चल रहा है, क्लास के अंदर मान लो कि 100 लर्नर्स एट ए टाइम ज्वाइन कर सकते हैं। तो किसी ने ऐसे ही प्रिटेंड करके डमी यूजर अकाउंट बना के 100 पहले फिलअप कर दिया, तो आप लोग जेन्युइन स्टूडेंट होके भी अंदर नहीं कर आ सकते हो। ठीक है। समझ में आ रहा है? अगर 100 यूजर डमी यूजर करके हैकर्स ने भेज दिया कि ज्वाइन करा दिया इसमें, तो जो जेन्युइन यूजर्स भी होंगे वो क्या कर सकते हैं, नहीं आ सकते। ठीक है। तो डिनाइल ऑफ सर्विस में क्या होता है, नेटवर्क के अंदर अनवांटेड डेटा हैकर्स भेज देते हैं, उसके बाद जो जेन्युइन यूजर्स होते हैं उनको रिसोर्सेस का एक्सेस नहीं मिलता है। उसके बाद एक है डिनाइल ऑफ डीडीओएस। ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक में क्या होता है, इसमें लिखा नहीं लेकिन आगे आएगा, आप याद रखना। तो उसमें डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस में मल्टीपल स्टेशन से हैकर्स क्या करता है, अनवांटेड डेटा आपका नेटवर्क के अंदर भेजता रहता है, सो दैट आपका नेटवर्क क्या है, कंजक्शन हो जाता है। उसके बाद पीजी बैकिंग क्या होता है, पीजी बैकिंग बेसिकली ये जो हैकर्स होते हैं, इट इज द एग्जाम्पल ऑफ पासिव अटैक,
जो एक एक्टिव अटैक पासिव अटैक में बताया था। एक्टिव में क्या होता है आपको पता रहता है, पासिव अटैक में क्या होता है आपको पता नहीं रहता है। तो जो पासिव अटैकर्स होते हैं, जो पासिव अटैक करते हैं, तो उसमें वो क्या करते हैं, डेटा को अनऑथराइज एक्सेस करते हैं, मिररिंग करते हैं आउटसाइड द नेटवर्क। तो वो सबसे इम्पोर्टेंट है। इसीलिए मैं आपको बताया था कि जैसे एक आईपी फायर है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल है जिसके थ्रू से आप क्या कर सकते हो, नेटवर्क को मॉनिटर कर सकते हो, सो दैट यू कैन सिक्योर योर नेटवर्क, राइट। देन सलामी टेक्निक एक है, ठीक है। स्कैर्वेलिंग एक है। तो उसमें क्या करता है, गार्बेज डेटा भेज देते हैं सो दैट आपका नेटवर्क जो होता है वो कंजक्शन हो जाता है, ठीक है। ट्रैपडोर क्या होता है, इल्सिट प्रोग्राम जो होता है, यानी कि लेफ्ट विद इन ए कंप्लीटेड लेजिटमेट प्रोग्राम, यानी कि अनऑथराइज पर्सन को वो प्रोग्राम जो होता है अलाउ कर देता है, दैट इज कॉल्ड ट्रैपडोर। ट्रैपडोर से वो आपके पास आ गया, ट्रैपडोर अटैकर्स, तो जो अनऑथराइज यूजर होगा उसको भी परमिशन कर देता है, सो दैट वो एक्सेस करके आपका नेटवर्क के अंदर सारे कुछ देख सकता है। देन ट्रोजन हॉर्स, यानी कि जो प्रोग्राम्स है, प्रोग्राम्स के अंदर इलीगल इंस्ट्रक्शन प्लेस्ड कर देते हैं, सो दैट जब टाइम आएगा वो क्या करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। जैपिंग क्या होता है, जैपिंग मीन्स सॉफ्टवेयर टू बाईपास द सिक्योरिटी सिस्टम। तो अगर कोई सिक्योरिटी सिस्टम हमारा लगा हुआ है उसको बाईपास करके जाना होता है, जैसे प्रॉक्सी सर्वर का आपको कॉन्फ़िगर करना होता है वेब ब्राउजर में जाके, तो उसमें एक बाईपास का भी ऑप्शन आता है बाय डिफॉल्ट, तो आप बाईपास प्रॉक्सी को करके जा सकते हो। तो ऐसे हैकर्स क्या करते हैं, जो सिक्योरिटी सिस्टम आपका इम्प्लीमेंटेशन हुआ है या सिक्योरिटी सिस्टम इंस्टॉल है उसको क्या करते हैं, बाईपास करके आ जाता है, ठीक है। तो जो कंप्यूटर क्राइम्स होता है, डिस्कवरी क्या होता है, डिफिकल्ट एक्सीडेंटल, ठीक है। और इसमें क्या होता है, 85% ऑफ कंप्यूटर क्राइम्स आर नेवर रिपोर्टेड। जैसे कोई क्राइम होता है बहुत सारे लोग रिपोर्ट नहीं करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको कोई बार बार मैसेज दे के हरास कर रहा है, आप कभी रिपोर्ट करते हो उसको, आप ब्लॉक कर देते हो या स्विच ऑफ रखते हो। तो ऐसे बहुत सारे कंप्यूटर क्राइम होते हैं, साइबर क्राइम होते हैं जो कि रिपोर्ट नहीं होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल वो जो केवाईसी का मैं बताया, केवाईसी का बहुत सारे फ्रॉड हो रहा है, अपडेट करने के लिए केवाईसी अपडेट कराना है, कॉल करके आपका अकाउंट से पैसा ले जाते हैं। कुछ लोग रिपोर्ट करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है कि अगर आपके साथ ऐसे कभी भी होता है तो रिपोर्ट करना, उससे पहले आप, प्रिवेंशन बेटर है, प्रिकॉशन लेना चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए आपको पता होना चाहिए। तो साइबर क्राइम अभी डिजिटल अवेयरनेस प्रोग्राम हर जगह चल रहा है, सो दैट लोग ग्रेजुअली अवेयरनेस प्रोग्राम ज्वाइन करके सीख रहे हैं। जैसे अभी रूरल एरिया में कोई मान लो कि इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, नेट बैंकिंग यूज कर रहा है, तो उसको हैकर्स आसानी से हैक कर सकते हैं। तो आजकल उन्हीं के ऊपर टारगेट कर रहे हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं उनके ऊपर टारगेट कर रहे हैं, तो उनसे आसानी से ले लेते हैं अमाउंट। यानी कि वो डेली जाके चेक नहीं करते हैं बैंक में, अगर मान लो कि मैसेज पढ़ते भी नहीं है। आजकल आप लोग तो एसएमएस व्हाट्सएप जो भी मैसेज आता है सारे पढ़ते हैं, लेकिन पुराना लोग इतना मोबाइल यूज नहीं करते थे। अगर किसी ने पैसा विड्रॉ भी कर लिया, उनको मैसेज आया, मैसेज बहुत दिन तक नहीं पढ़ते हैं, बाद में जब पता लगा जाने से कुछ फिर फायदा नहीं होता है। तो हैकर्स ऐसे टारगेट करते हैं, टारगेट करने के बाद क्या करते हैं, उनका जो अमाउंट्स है वो ट्रांसफर कर लेते हैं या जो भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो इसलिए रिपोर्ट होना जरूरी है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, कंप्यूटर फोरेंसिक्स है,
uncovering the computer store information suitable for legal यूजेस। ठीक है, तो सिस्टम जो सिक्योरिटी होता है, इट सेफगार्ड डिजाइन टू प्रोटेक्ट ए कंप्यूटर सिस्टम डेटा फ्रॉम द डेलिबरेट और एक्सीडेंटल डैमेज। नेचुरल डिजास्टर हो गया तो हमेशा जब आप बैकअप लेते हैं, बैकअप लेने के बाद आप डिफरेंट लोकेशन में रखना जरूरी है। अगर सेम लोकेशन में रखते हैं क्या प्रॉब्लम होगा? अगर मान लो कि आग लग गया बिल्डिंग में, आपने डाटा बैकअप लेके हार्ड डिस्क में रखा है लॉकर में या कपबोर्ड में, तो वो भी जल जाएगा। तो इस अगर मान लो कि बाढ़ आ गया, जैसे आसाम में अभी बहुत तेजी से बाढ़ आया हुआ है, ऑफिस, बहुत सारे ऑफिस भी डूब गए हैं, तो उससे जो भी डेटा था, इंफॉर्मेशन था, सब खराब नष्ट हो जाता है। तो इसीलिए आप कोशिश करना डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन में डेटा को बैकअप लेके स्टोर करने के लिए। तो आपको मैं स्नोबॉक्स के बारे में बताया था, जो कि AWS का एक फीचर है, जो कि आपका सारे ऑफलाइन डेटा को माइग्रेट करके ऑनलाइन क्लाउड प्लेटफॉर्म में ले जाएगा, सो दैट आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। ठीक है ना? इसमें है ना AWS स्नोबॉक्स। स्नो बोल दिया। AWS क्या होता है? अमेजन वेब सर्विस। तो ये क्लाउड, पब्लिक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर हो गया। ऐसे माइक्रोसॉफ्ट का कौन सा क्लाउड प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? एज्योर। एज्योर, वेरी गुड। गूगल का भी ऐसे क्लाउड प्लेटफॉर्म है। और कौन सा पब्लिक, पब्लिक क्लाउड में बहुत सारे, अलीबाबा का भी नाम है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि पब्लिक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो आप किसी भी पब्लिक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर से आप क्या कर सकते हो? होस्ट कर सकते हो या डाटा माइग्रेट कर सकते हो। तो ये आप याद रखना। स्नोबॉल, स्नोबॉल का क्या काम है? अभी बताया था। वेरी गुड, याद रखना। ठीक है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग में इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, ऐसे सब है, आप पढ़ेंगे तो आप याद रखना। उसके बाद सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन एंड एक्सेस, प्रोवाइड एक्सेस टू द ऑथराइज इंडिविजुअल ओनली। तो ऑथराइजेशन के लिए क्या करते हैं? यूजर नेम पासवर्ड होता है, कार्ड होता है। ठीक है, तो अगर अनऑथराइज लोग आपका नेटवर्क में आते हैं, डेटा लेके चले जाते हैं, तो गड़बड़ है। ओनली जो ऑथराइज पर्सन है वो आपका नेटवर्क में, उनको अलाउ करना चाहिए। तो उसको करने के लिए हम सिक्योरिटी पॉलिसी हमने देखा था, जो कि चेक करके टिकट ग्रांटिंग सर्वर जो था करवा सिक्योरिटी पॉलिसी, उसमें क्या करता था वो, थर्ड पार्टी ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म में क्लाइंट और सर्वर के बीच में होता है और सिक्योर कम्युनिकेशन उसमें होता है। ठीक है, तो नेटवर्क आर्किटेक्चर जो हमने डिस्कस किया था, एक तो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर हो गया, एक तो पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर। तो उसमें क्या होता है, जब आप आर्किटेक्चर बनाते हैं तब सारे जो स्टैंडर्ड्स है, IEEE 802.11 स्टैंडर्ड वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए है। मैं बताया था IEEE 802.3 किस लिए होता है, इथरनेट सर। और 802.5 टोकन रिंग, टोकन रिंग आर्किटेक्चर। तो ये जो IEEE स्टैंडर्ड है, उस स्पेसिफिकेशन को सब फॉलो करते हैं, जितने भी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं सब फॉलो करते हैं। ठीक है, तो ये
आइडेंटिफिकेशन एक्सेस में की हो गया, बैज हो गया, टोकन हो गया, प्लास्टिक कार्ड हो गया, एक्टिव बैज हो गया। तो ये सारे आप प्रोवाइड करके आपका नेटवर्क को सिक्योर कर सकते हैं और सिस्टम को भी। उसके बाद पासवर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर या कॉम्बिनेशन में दोनों आप दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑनलाइन सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है? व्हाट इज डिजिटल सिग्नेचर, आप बताइए। इसको डिजिटली वेरीफाई कर सके डॉक्यूमेंट। नहीं, डिजिटल सिग्नेचर। आजकल सारे डॉक्यूमेंट ऑनलाइन हो गया ना। तो डिजिटल सिग्नेचर बेसिकली क्या होता है? इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक एनक्रिप्टेड स्टैम्प ऑफ ऑथेंटिकेशन ऑन डिजिटल इंफॉर्मेशन सच एज ईमेल मैसेज, मैक्रोस और इलेक्ट्रॉनिक्स डॉक्यूमेंट। तो इट confirms that the information originated from the signer has not been altered। डिजिटल सिग्नेचर के लिए एक है कंपनी डॉक्यू साइन करके, उसमें अकाउंट यूज कर सकते हो, DOCUSIGN, DOCUSIGN, इसको ओपन करो। तो ये डिजिटल सिग्नेचर प्रोवाइड करता है। तो आप इधर से अगर ये लॉगिन रख के अपना ये कर लेते हो, सिग्नेचर स्टोर कर देते हो, तो ऑटोमेटिक जिस जिस डॉक्यूमेंट में आपको चाहिए अपलोड करा के डॉक्यू साइन के थ्रू से आप साइन कर सकते हो, ऑथेंटिकेट कर सकते हो, ठीक है। हेलो, यस सर। समझ में आ रहा है ना? यस सर। ये आप फ्री लॉगिन करके देख लेना आइडिया लेने के लिए। डॉक्यूमेंट पे साइन लग जाता है, सारा कुछ वेरीफाई करा सकते हो, ठीक है। मैं देखता हूँ हमारा कुछ है कि नहीं है। मुझे यूजर नेम पासवर्ड पता नहीं है, ध्यान नहीं है, बहुत दिन से यूज नहीं किया हूँ। देखता हूँ अगर ये लॉगिन हो जाता है तो मैं आपको कुछ दिखाऊंगा। ओके, कोड भेज दिया। हम्म, हाँ हाँ देखता हूँ, वो लॉगिन करके इसमें से लेके जाना होगा। अगर मेरा पासवर्ड किसी को भी पता होगा तो फिर भी एक्सेस नहीं कर सकता है, तो मोर सिक्योर हो गया। दोनों का कॉम्बिनेशन होने से जाके कोई यूज कर सकता है। ये देख रहे हो, इसमें सिग्नेचर हमारा स्टोर है, डायरेक्टर सर का। समझ में आ रहा है? तो ये सिग्नेचर हम साइन कर सकते हैं, इसमें से जो भी सिग्नेचर हम सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करके फिर ले सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो उसका टर्म्स कंडीशन होता है, ऐसे आप अपना सिग्नेचर रख सकते हो या अपलोड भी कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है।
ऐसे सिग्नेचर सब स्टोर होता है। तो इसमें हम डिस्कस कर रहे थे, तो इंटरनल कंट्रोल्स के अंदर आपका ट्रांजैक्शन लॉग आ गया, उसके बाद आपका ऑडिटर चेक्स हो गया। ऑडिटर चेक्स के अंदर कौन कौन विजिट किया है, ठीक है, कौन कौन एक्सेस किया है, सारे कुछ लॉग फाइल में होता है। तो ऑडिट, थर्ड पार्टी का ऑडिट पॉलिसी चला सकते हो, सिक्योर वेस्ट, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेंट स्क्रीनिंग हो गया, इनबिल्ट सॉफ्टवेयर प्रोटेक्शन हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप मेजर्स लेंगे तो आपका नेटवर्क को क्या सिक्योर कर सकते हैं। तो फेयरवेल सिस्टम एक अपनाना है, तो एक गुड फेयरवेल सिस्टम का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, व्हाट आर द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड फेयरवेल सिस्टम, बता सकते हो उसमें क्या क्या होना चाहिए? नहीं? ओके, ओके, ओके। तो इट शुड बी फ्लेक्सिबल अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, इट शुड बी चेंज्ड। अगर मैं फिक्स कर दिया, पोर्ट नंबर 80 को ब्लॉक कर दिया, तो इंटरनेट किसी में भी नहीं चलेगा, तो उसको हम गुड सिक्योरिटी सिस्टम नहीं बोलेंगे। तो जिसको अलाउ करना है, जो ऑथराइज यूजर है उनको अलाउ करेगा, जो ऑथराइज यूजर नहीं है उनको अलाउ नहीं करना है, ठीक है। तो फेयरवेल क्या होता है? फेयरवेल इज ए डेडिकेटेड कंप्यूटर दैट गवर्न्स इंटरेक्शन बिटवीन इंटरनल नेटवर्क एंड द इंटरनेट पब्लिक नेटवर्क, जस्ट लाइक योर प्रॉक्सी सर्वर। तो प्रॉक्सी सर्वर क्या करता है? तो इंटरनल और आउटर जो नेटवर्क है, पब्लिक नेटवर्क के बीच में होता है, वो तो कंटेंट फिल्टरिंग करता है, साइट रिस्ट्रिक्शन करता है और बहुत सारे काम करता है आपका, ठीक है। तो उसमें डेटा एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड जो है वो भी फॉलो होना चाहिए। तो प्रॉक्सी सर्वर में थोड़ा सा आपको बता दूंगा इसके बाद। तो सिक्योरिटी, जो पर्सनल कंप्यूटर सिक्योरिटी कैसे ले सकते हैं, जो पर्सनल कंप्यूटर आप यूज करते हो, फिजिकल सिक्योरिटी के अंदर लॉक्स, केबल लगा के रखना, ठीक है। उसके बाद अनइंटरप्रेटेड पावर सप्लाई, अगर मान लो कि यूपीएस नहीं लगा है, लाइट चला गया, तो डेटा भी करप्ट होने का चांसेस रहता है, ठीक है। उसके बाद बैकअप फाइल्स रेगुलरली एंड सिस्टमेटिकली, तो रेगुलर में क्या करना है, बैकअप लेते रहना, ठीक है। उसके बाद डिजास्टर रिकवरी में हार्डवेयर लॉस हो गया, ठीक है, कैन बी रिप्लेस्ड, अगर यूपीएस खराब हो गया या कुछ प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर लॉस में इंडस्ट्री स्टैंडर्ड का जो सॉफ्टवेयर लॉस में मेक बैकअप्स ऑफ प्रोग्राम्स फाइल, ठीक है, हमेशा प्रोग्राम फाइल का बैकअप लेना चाहिए। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो ये आप अच्छी तरीके से पढ़ लेना, जो भी डाउट्स है मुझे पूछ लेना। ये बुक्स डाउनलोड किया हो ना आपने, ये ज्ञान कोश से बुक्स मिला होगा, तो यूनिट 4 पढ़ लेना। ये था
तो उसमें क्या होता है बेसिकली जो जो हमने डिस्कशन किए, टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी के अंदर एप्लीकेशन सिक्योरिटी, कंप्यूटर सिक्योरिटी, डेटा सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड नेटवर्क सिक्योरिटी, तो ये हमने डिस्कस किया है। और एक प्रॉक्सी सर्वर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, तो हम डिस्कस कर रहे थे प्रॉक्सी सर्वर, ठीक है। तो प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है? प्रॉक्सी, इट प्रोवाइड्स सिक्योरिटी टू द इंटरनल नेटवर्क फ्रॉम आउटसाइड थ्रेट्स, राइट। तो प्रॉक्सी सर्वर का डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर है। एक विन प्रॉक्सी हो गया, सॉक प्रॉक्सी हो गया, ऐसे और भी बहुत सारे प्रॉक्सी सर्वर्स हैं। तो इसमें से आप कोई भी एक जो ओपन सोर्स है आप यूज कर सकते हैं। विन प्रॉक्सी जो है 3 यूजर्स के लिए फ्री है। अगर आप 3 से ज़्यादा यूजर्स यूज करेंगे तो वो चार्जेबल रहेगा। तो प्रोटोकॉल क्या होता है? ए प्रोटोकॉल इज ए सेट ऑफ रूल्स फॉर डेटा रिप्रेजेंटेशन एंड ऑथेंटिकेशन, राइट। तो ऑथेंटिकेशन के लिए हम प्रोटोकॉल्स यूज करते हैं। सेट ऑफ प्री डिफाइंड रूल्स एंड रेगुलेशन इज कॉल्ड प्रोटोकॉल। तो उसमें क्या होता है? अच्छा, 1 मिनट दे दो, बताता हूँ आपको। एक होता है HTTP, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। दिस इज ऑल्सो एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल, ठीक है। तो उसमें क्या होता है? हाइपर मीडिया इंफॉर्मेशन सिस्टम इसमें ट्रांसमिट होता है। तो इसमें एक रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट होता है और एक रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो क्लाइंट जब डेटा भेजता है तो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू से वो प्रोसेस करता है, और सर्वर जो वेब सर्वर है वो रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट के थ्रू से वो क्या करता है? भेज देता है रेस्पॉन्स को, सो दैट क्लाइंट उसको देख सकता है। जैसे आप यूज करते हैं तो आप हो गए क्लाइंट, ठीक है, और जिसको आप रिक्वेस्ट भेजे वो हो गया वेब सर्वर। तो वेब सर्वर के पास क्या करते हैं? रिक्वेस्ट भेजते हैं। तो प्रॉक्सी सर्वर इज ए सर्वर दैट acts as an intermediary for request from client seeking resources from other। यानी कि अगर दूसरे एंड में वेब सर्वर है तो वेब सर्वर और क्लाइंट के बीच में इंटरमीडिएटरी, मिडिल मैन का काम करता है। जो भी रिक्वेस्ट आता है उसको आगे फॉरवर्ड कर देता है। समझ में आए? हेलो? हाँ। तो प्रॉक्सी सर्वर किस लिए हम यूज करते हैं? सर्वर्स हैव टू मेन पर्पसेस टू कीप मशीन बिहाइंड इट्स एनोनिमस, यानी कि जो इनसाइड नेटवर्क में है उनको एनोनिमस रखना है, उनका इंफॉर्मेशन बाहर जाना नहीं चाहिए। सपोज आप मान लो कि अभी 19 स्टूडेंट है, तो आप 19 लोकेशन से अगर आप इंटरनेट एक्सेस करते हो तो सबका इंफॉर्मेशन कहाँ जा रहा है? पब्लिक नेटवर्क में। तो 19 एंट्री 19 एग्जिट पॉइंट हो गया, तो हैकर्स को आसान होगा अटैक करना। सपोज मान लो कि मैं एक रूल लगा दिया, मैं खुद प्रॉक्सी सर्वर बन गया, जो भी रिक्वेस्ट है मेरे थ्रू से आगे जाएगा, तो मेरा इंफॉर्मेशन बाहर गया पब्लिक नेटवर्क में, ना कि आपका। समझ में आ रहा है? अगर अटैक होगा तो मेरे ऊपर ही होगा ना। तो ये जो आपका नेटवर्क के अंदर प्राइवेट नेटवर्क में जो जो सिस्टम रहते हैं उनका डिटेल्स पब्लिक नेटवर्क में नहीं जाता है। उसके बाद टू स्पीड अप द एक्सेस टू ए रिसोर्सेस थ्रू कैशिंग, इट इज कॉमनली यूज्ड टू कैश ए वेब पेज फ्रॉम ए वेब सर्वर। यानी कि
किसी ने अगर मान लो जीमेल पेज रिक्वेस्ट किया, तो प्रॉक्सी सर्वर क्या करता है, जीमेल का जो फ्रंट पेज है उसको डाउनलोड करके अपना कैशे में रख देता है। जब दूसरा कोई यूजर वही जीमेल टाइप करता है ब्राउजर में, तो प्रॉक्सी सर्वर आगे फॉरवर्ड नहीं करता, पहले अपने कैशे में चेक करता है whether the particular page available with the cache or not. If yes, then it directly respond to the client, उस वेब सर्वर के पास नहीं जाता है। तो इससे आपका इंटरनेट का बैंडविड्थ का प्रॉपरली यूटिलाइजेशन हो गया। समझ में आ रहा है? यस सर। ये आप देख लो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रॉक्सी सर्वर का, इंटरनल नेटवर्क एक्सटर्नल नेटवर्क, बीच में कौन है, प्रॉक्सी सर्वर। तो जो भी इंटरनल क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजेगा सब प्रॉक्सी के थ्रू से ही आगे जाएगा। ठीक है, तो उससे आपका नेटवर्क सिक्योर हो गया कि नहीं? अगर आप सारे का इंफॉर्मेशन नहीं जाके ओनली प्रॉक्सी का जाएगा, प्रॉक्सी आपका मिडिल मैन का काम करेगा बीच में रह के। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ प्रॉक्सी सर्वर के अंदर देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ प्रॉक्सी सर्वर। फर्स्ट वन इज कैशिंग प्रॉक्सी सर्वर, सेकंड वन वेब प्रॉक्सी, एंड थर्ड वन इज कंटेंट फिल्टरिंग वेब प्रॉक्सी। तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो कैशिंग प्रॉक्सी सर्वर क्या करता है, वो डेटा को क्या करता है, कैशे में अपना रखता है। जैसे इसमें आप देख सकते हो मैकेनिज्म ऑफ प्रॉक्सी सर्वर, क्लाइंट ने क्या किया, abc.com रिक्वेस्ट किया और xyz.com, तो ये रिटर्न आया तो abc.com का ही क्लाइंट को मिला। xyz क्लाइंट ने रिक्वेस्ट किया था, लेकिन हम प्रॉक्सी सर्वर में xyz.com को ब्लॉक करके रखा है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, साइट रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हो कि नहीं? यस सर। तो जो जो आप साइट को रेस्ट्रिक्टेड साइट के अंदर डाल देंगे, तो वो साइट आपका जो यूजर्स होंगे कोई भी एक्सेस नहीं कर सकते हैं। इसीलिए कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सब जगह प्रॉक्सी सर्वर यूज होता है। और कॉर्पोरेट ऑफिस में आप जहां जाके, मल्टीनेशनल कंपनी का ऑफिस है, उधर आप जाके इंटरनेट आपको अलाउ नहीं होता है, सो दैट डेटा को सिक्योर रहेगा। सपोज मान लो कि आप इंटरनेट में इधर उधर साइट विजिट करते हो, ट्रोजन और मालवेयर स्पाईवेयर, ठीक है, रैंसमवेयर अटैक हो जाता है, तो सारे डेटा करप्ट हो जाएगा, पूरा नेटवर्क में वायरस स्प्रेड कर जाएगा। तो एप्लीकेशन लेयर में हम इस तरीके से सिक्योरिटी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप उसके बाद HTTP प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है, मिडिल मैन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। तो प्रॉक्सीज क्या होता है, प्रोसेस द HTTP, हमेशा नहीं, FTP रिक्वेस्ट भी प्रोसेस करता है। तो दोनों को प्रोसेस करता है और सर्वर से क्या रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर के पास, सर्वर से जो रेस्पॉन्स आता है वो क्लाइंट को दे देता है। ठीक है, तो इसमें कैशिंग मैकेनिज्म के अंदर देखो, जो प्रॉक्सी सर्वर एक्सेस कर रहा है, तो कैशिंग प्रॉक्सी सर्वर अपने कैशे के अंदर सारे डेटा स्टोर करके रख रहा है। जो रिपीटेड क्लाइंट रिक्वेस्ट कर रहा है उस डेटा को क्या कर रहा है, अपना कैशे से प्रोवाइड करता है, ना कि वेब सर्वर के पास फिर दोबारा जाएगा। क्लियर? यस सर। ये जो कैशे प्रॉक्सी सर्वर कैशे में रख लेता है, जो भी राउटर है, जो भी रिक्वेस्ट आ रहा है वो सारे कैशे में रखे रहता है। ठीक है, सर जो फ्रीक्वेंटली यूज्ड साइट्स बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये था प्रॉक्सी सर्वर, आप अच्छे तरीके से गो थ्रू कर लेना, जो भी डाउट्स होगा मुझे पूछ सकते हो। अभी अगर कुछ डाउट्स है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, अभी आपके पास टाइम है। अगर डाउट नहीं है तो आपको कमांड्स जो मैं दिया हूँ वो प्रैक्टिस कर लेना, और ये PPT भी भेज दिया हूँ, गो थ्रू कर लो।
तो उसके बाद और एक कमांड का जैसे मैं बोला हूँ, आप मंडे को याद दिला देना मुझे, अगर नहीं भेजा तो मैं मंडे शाम तक आपको भेज दूंगा। मंडे को कॉल कर लेना, उज्जवल तुम कॉल कर लेना, ठीक है? यस तो सर। हाँ, तो मैं वो बना के सर आपको अगर नहीं भेजे होंगे तब ना कॉल करेंगे। हाँ, अब आप याद दिला देना मंडे सुबह, मैं कोशिश करूंगा क्योंकि अभी तो कंटिन्यूअस क्लास है। तो मंडे ओके सर। सुबह मैं तैयार करके आपको पीपीटी, जो पीपीटी ऑलरेडी कमांड का भेजा हूँ ना, उसी पीपीटी में चेंजेस करके ना हाँ सर। डिटेल्स लिख के भेज दूंगा। तो ये अच्छी तरीके से सारे कमांड्स प्रैक्टिस कर लेना, ओके सो सर। दैट आपको रियल लाइफ में जब आप जाएंगे आगे काम करने के लिए, 1-2 सेमेस्टर के बाद सिक्स हो जाएगा आपका, जुलाई तो ऑलरेडी स्टार्ट हो जाएगा, जून खत्म हो गया, आप 5th सेमेस्टर में आ गए मान लो, एग्जाम नहीं हुआ, डिले हो रहा है इसलिए। तो आप कंप्लीट जैसे करेंगे फिर आप सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर या नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, जो भी लाइन आपको पसंद है उस लाइन में आप अपना कैरियर कर सकते हैं, ठीक है? और अच्छी तरीके यस से सर। जब 6th सेमेस्टर होगा, आपका सारे सर्वर्स है, डीएनएस है, डीएचसीपी है, तो टेलनेट सर्वर है, ठीक है, प्रॉक्सी सर्वर है, तो ये सारे कुछ हम प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है? तो उससे आपको ऑफलाइन ही, अगर मान लो कि ऑनलाइन भी होता है ना, तो आपको बुला के ऑफलाइन 1-2 क्लास में फुल डे प्रोग्राम में करा देंगे। जैसे अभी जो 6th सेमेस्टर में है उनको मैं मंडे बुलाया हूँ, तो देखते हैं कितने बच्चे आते हैं। तो ऐसे ही आपके टाइम पे भी ऐसे ही कर लेंगे, ऑफलाइन बुला के करा देंगे अगर इग्नू अलाउ नहीं करता है ऑफलाइन क्लास के लिए, ठीक है? तो तो आप अच्छी तरीके से कर लेना, अभी से मेहनत करो, क्योंकि 4th 5th 6th जो है ये मेन इम्पोर्टेंट टाइम है सबके लिए। इस सेमेस्टर में आप जितना नॉलेज गेन करना चाहते हो आप कर सकते हो, टेक्निकली साउंड होने से ही तभी जाके आपको जॉब मिलेगा। जैसे जॉब रेडी होता है, जो मार्केट में लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है, तो उसको आप पढ़ाई साथ साथ में करना शुरू कर दो, ठीक है? डेटा एनालिटिक्स हो गया, क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, ठीक है, मशीन लर्निंग हो गया, आईओटी हो गया। तो इसमें आपको जो भी फील्ड में इंटरेस्ट है उस फील्ड में आप खुद सेल्फ स्टडी करना स्टार्ट कर लो, तो आपको बहुत सारे चीज समझ में आ जाएगा, ठीक है? ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं, मैं आपको मंडे भेजूंगा, अगर कुछ किसी को डाउट है तो अभी पूछ सकते हैं, नहीं तो हम क्लास फिनिश करेंगे। किसी को कुछ डाउट्स नहीं है? ओके ओके, वेलकम।